चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले आपका पेपर है डॉक्टर राबिया। अच्छा जी, आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स गिवन बाय एरिस्टोटल, आल्सो मेक कंपैरिजन कंपैरेटिव एनालिसिस विद प्लेटोनिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, उसके अंदर एक चीज जो है वो मिसिंग है, और वो ये है कि आप लोग ना अक्सर जो क्वेश्चन के अंदर ना थीम होता है एक, फॉर एग्जाम्पल कहने को ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर है सवाल ना, अरिस्टोटल ने जो दिया या प्लेटो ने जो दिया, लेकिन इसका ग्रैंड थीम क्या है? इसका ग्रैंड थीम ये है कि अगर आपने दोनों फिलोसफर्स पढ़े होंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि दोनों फिलोसफर्स का जो कोशिश था, जो उनकी ट्राई थी, वो क्या थी कि इंसान के लिए कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म या मॉडल बनाना जिससे वो क्या कर सके, अपनी कलेक्टिव लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। ठीक है, तो दोनों लोगों ने इनिशियली कोशिश की कि अपनी जो उनकी मेंटल आइडियलिज्म थी उसको वो बाहर निकालें, बट इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन नेचर वेरी करती है, सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं, माशरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। तो विद ऑल दीज थिंग्स जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेरिएबिलिटी की वजह से जो इसमें आपने ये लिख दिया कि ठीक है वो ये बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, लेकिन माय इशू इज कि आप उसको एक एक लार्जर जो उसके इर्द गिर्द एक ग्रैंड थीम है उसमें भी इसको रैप करें, ताकि एग्जामिनर को जो है वो मिल सके एक एक जिसको कहते हैं ना, थोड़ा हट के कंपेटिटिव एग्जाम को समझ लें। अगर आपके भी 10 नंबर आ रहे हैं, इनके भी 10 नंबर आ रहे हैं, यू बोथ आर गॉन। ठीक है ना, आपने क्या करना है कि जिससे 1 2 नंबर 3 नंबर एग्जामिनर सोचे थोड़ा सा कि यार इस बच्चे को मुझे एक्स्ट्रा नंबर जो है वो देने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आपने मैडम वो गलती की है जिसका मैंने रिवीजन सेशन में रिक्वेस्ट भी की थी कि वो नहीं करनी। मसलन आपने मोनार्की लिखा है, उसके नीचे सिर्फ 2 लाइनें लिखी है। आपने टायरनी लिखा है, उसके नीचे 2 लाइन 1 लाइन लिखी है। एरिस्टोक्रेसी लिखी है, 1 लाइन एग्जाम्पल की और 1 लाइन एक्सप्लेनेशन की, तो मिला के टोटल कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक है, तो ये सारा आपने इस तरह लिख दिया, लेकिन जो असल इसका क्रक्स है वो क्या है? वो ये है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, किन सर्कमस्टांसेस में बनती है, और खास तौर पर वो किस वर्चू को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो वो चीज मिसिंग है। और दूसरा, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ट्रांजिशन कैसे मारते हैं, क्यों मारते हैं, व्हाई डू वी नीड, मतलब टायरनी को डेमोक्रेसी में क्यों रिफ्लेक्ट होना है। अब मैं आपको इस सवाल का एक और बात बताऊं, बड़ी मजेदार है। लास्ट ईयर पीएमएस ने, मैंने सवाल करवाया भी है वो, कि वो उसने सवाल दे दिया कि टायरनीज डेमोक्रेसीज में क्यों कन्वर्ट होती है, या डेमोक्रेसीज टायरनीज में क्यों कन्वर्ट। कहने को ये सवाल आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली, मे बी कहने की बात और है, लेकिन पेपर से पहले बच्चों ने ये सवाल नहीं तैयार किया हुआ था। लेकिन जब आपने ये चीजें अच्छी पढ़ी होती है ना, तो उधर जाके यही फर्क होता है कि जो बच्चा उधर जाके क्रिएट करता है और जो बच्चा क्रैम जो चीजें होती है उनको लिखता है। अगर आपने ये पढ़ा होगा प्लेटो और एरिस्टोटल को कि यार ये चीज एक चीज से दूसरी चीज में कैसे कन्वर्ट होती है, सिर्फ आपके जेहन में एक सिंगल वर्ड आना है कि इस चीज की वजह से ये चीज क्या होगी, जी ट्रांजिशन में जाएगी। उस एक नुक्ते की वजह से आप वहां 20 नंबर का सवाल पिक कर लेते, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपने न्यूक्लियस पकड़ लिया ना कि ये चीज है जिसकी वजह से रिस्टोक्रेसी, सॉरी, जो टायरनी है वो किसमें चेंज हो रही है, या डेमोक्रेसी किसमें चेंज हो रही है, टायरनी में। तो ये इसलिए फिर ये मैं इसको कहूंगा कि ये और उसके बाद उसने पूछा हुआ था कि कंपैरेटिव एनालिसिस दे। आपने एक सॉर्ट ऑफ टेबल टाइप बनाया, एक तरफ आपने प्लेटो की जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको लिख दिए, ठीक है, और दैट्स इट। तो ऐसा नहीं होएगा, हमने पूरी डिस्कशन करनी है। ठीक है ना, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने भी नीड टू टेक इट सीरियस ना, कि अगर हमने मोनार्की की बात करनी है, ठीक है, तो मोनार्की के ऊपर आप सैर हासिल एक गुफ्तगू करें ना, उसको कन्विंस करें कि प्लेटो का ये ख्याल था, अरिस्टोटल का ये ख्याल था, या प्लेटो इसको इस वजह से जस्टिफाई करता था, अरिस्टोटल इसको इस जस्टिफाई। जब वो स्टेटमेंट में जानबूझ के पूछ रहा है कि उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, इसका मतलब है आपने सिर्फ प्लेटो को अलहदा नहीं लिख देना और अरिस्टोटल को अलहदा नहीं लिख देना। आपने प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों को, पहले आप अरिस्टोटल का बता दें, बाद में आपने दोनों को हैंड इन हैंड लेकर चलें।
मेरी बात आप समझ आ रही है आपको? आपने दोनों को हैंड इन हैंड लेकर चलना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? क्योंकि पीएमएस के पास्ट पेपर्स उठा के आप देखिए, प्लेटो और एरिस्टोटल में से सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, बट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात कोई चीज़ डायरेक्टली ना भी आए ना, तो वो बाकी भी तो इतना ज़्यादा पेपर 1 पूरा पढ़ा होता है, पेपर 2 पढ़ा होता है, कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे क्या हो जाती हैं काम आ जाती है, ठीक है? और आपका जो लेंथ है वो 4 पेजेज़ का है, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैं उनको जवाब एक ही देता हूँ बस, कि हर बंदे के अंदर ना इस बात का जवाब है कि उसकी कितनी लेंथ है। देखिए आपके अंदर जो भी था ना, आपने उसको पेज पे क्या कर दिया? पेन डाउन कर दिया। तो इसका मतलब है आपको मैं कह भी दूँ कि सवाल 8 पेजेज़ का होना चाहिए, ठीक है? तो यू जस्ट कुडन्ट डू इट, ठीक है? ये 4 मैडम ये मैं इसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ ना कि आपका या मेरा या आप सबका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके सामने ये विटनेस है कि कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में? 76 स्टूडेंट्स इधर हैं, 4 बच्चे आप बैठे हैं। आप लोग कम से कम इस बात के गवाह रहिए कि 500 बच्चा, 550 बच्चा था हमारी रिवीजन वर्कशॉप में। कितने बच्चों ने सवाल लिखे? 8 लोगों ने। और आप लोगों ने भी, मैं गारंटी से कहता हूँ, पहली दफ़ा प्रॉपर बैठ के 5-5 सवाल अटेम्प्ट किए होंगे। या हो सकता है आप में से 1-2 बच्चों ने लिखा हो पहले, बाकी बच्चों ने नहीं लिखा हो। एंड देन वी टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड द लेंथ, ठीक है? ये अगर हम समझना चाहें, तो बड़ी सादा-सी बात है कि जब तक आप कोई काम करना चाहते हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, मेरा ख़्याल है पे बैक का एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा-सा ज़्यादती है, इट वी आर आस्किंग लाइक टू मच, ठीक है? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन गिवन बाय हॉब्स एंड लॉक। मैंने जानबूझ के जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि पास्ट पेपर में उसने सिर्फ हॉब्स का लिमिटेड राइट ऑफ रेवोल्यूशन पूछा हुआ है। तो मैंने कहा यार अगर मैं सवाल बच्चों को ये दे दूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखो, तो ये तो सबको आता है और ये तो इजी वर्जन है। अब मैंने डिफिकल्ट वर्जन इसलिए दिया कि जब ये लिख लिया है ना, अब आपको अगर पेपर में सवाल आ गया ना कि हॉब्स लॉक रूसो या हॉब्स लॉक का लिखो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो वो आपने कहना है कि मैं तो इससे डिफिकल्ट चीज की प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। सही है, तो दैट वाज द रीजन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अब आप देखें, आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था तकरीबन 12 लाइंस का। अब ये देखिएगा, आपका सवाल बाय सवाल आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर से नीचे आएगी। अभी देखिएगा 5वें सवाल तक जब आप जाएंगी ना, तो बिल्कुल आप यहाँ तक आ जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तुम्हारे कितने नंबर आए। उसकी वजह जो मैं यहाँ देखता हूँ वो और है, आप जो पेपर में करके आते हैं वो या अल्लाह को पता होता है या आपको पता होता है। मसलन क्या आपने वहां पे पैनिक हो गए, 3 सवालों पे 2.5 घंटे लगा दिए और आखिरी 2 सवाल आपने कब किए? आधे घंटे में। टीचर को आपने आके कहा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर मेरा बड़ा अच्छा हो गया। वो जब रिजल्ट आता है पता लगता है नंबर 15 कम आए, तो आप ढूंढ रहे होते हैं कि शायद हमने पढ़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो तो टाइम मैनेजमेंट का इशू निकला। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज आपने इसमें जी सबसे पहले बताया हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, हॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, और उसी तरह आपने लॉक का ह्यूमन नेचर और उसकी कॉन्ट्रैक्ट और उसका रेवोल्यूशन, एक एक पैराग्राफ आपने लिखा। वन पैराग्राफ ऑन लॉक्स रेवोल्यूशन, वन पैराग्राफ ऑन Hobbes revolution, or one paragraph on human nature, one paragraph on social contract. 6 paragraphs question is done, introduction or with like conclusion. ठीक है, तो इसकी भी अगर आप लेंथ देखेंगे ना, तो इसकी लेंथ उससे कम है। 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। उसकी फिर भी 4.5 थी, ठीक है, इसकी तकरीबन 4 है। इसका मतलब है पहले से आप और थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा, मैंने क्लास में भी करवाया भी था, हमने तब बात की थी कि जब आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, उसने बेसिकली क्या पूछा, उसने पूछा जी बता दिए, उसने कि अब जी से वापस किधर तक आओ, ए तक आओ। हमारा क्या मसला है, हमने चूंकि सारी जिंदगी सुना और पढ़ा ही ये है कि हॉब्स पे सवाल हमेशा आना ही कैसे है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का।
तो हमने पहले उसकी ह्यूमन नेचर लिखनी है, फिर स्टेट ऑफ नेचर लिखनी है, फिर लॉज ऑफ नेचर लिखने हैं, फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट की क्या लिखनी है, वो कंडीशंस लिखनी है, कॉन्ट्रैक्ट की जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखनी है, फिर हमने एंड पे बता देना जी कि उसका लेविथॉन बन गया। जहां पर आपके सारा कंटेंट खत्म हो रहा है ना, सवाल शुरू ही वहां से हो रहा है कि अब उस लेविथॉन के अगेंस्ट हमने क्या करना था, रिवॉल्ट। तो सवाल ये कि रिवॉल्ट क्यों करना है, किन कंडीशंस में करना है, ये आप उसके वेरिएबल्स बना लें। ठीक है, रिवॉल्ट क्या होता है, रिवॉल्ट क्यों करना है, रिवॉल्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, रिवॉल्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर भी तो हम वापस स्टेट ऑफ नेचर में आ सकते हैं ना। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने, परफेक्ट केस स्टडी। ठीक है ना, कि अगर अगर आपका आप लेविथॉन एक को हटा देते हो तो मिडल ईस्ट क्लासिकल केस स्टडी है कि एक उन लोगों की स्टेबिलिटी थी ना, बेशक अथॉरिटेरियनिज्म थी लेकिन स्टेबिलिटी तो थी मिडल ईस्ट में। लेकिन 2011 के बाद से देख ले, लेविथॉन नहीं रहा, अथॉरिटेरियनिज्म को आपने चैलेंज किया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वहां सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, और लकीली मैं ना आजकल जो किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये भी हॉब्स की लेविथॉन ही है। ठीक है, वैसे ही मैं अपनी पर्सनल वो उसके लिए, तो उसमें वो बड़ी खूबसूरत उसने बात की है। वो कहता है कि जो हॉब्स का सारा फलसफा है ना, ठीक है, वो बेसिकली सिविल वॉर को रोकने का फलसफा है कि किसी मुल्क के अंदर जो लीगल पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो कैसे स्टैब्लिश होगी। दैट इज व्हाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी रेवोल्यूशन पे दिया। रेवोल्यूशन मींस कि रिवॉल्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रूलर। लेकिन अगर 15 लोग बाकी बैठे हुए हैं इक्तदार लेने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट आपके सामने सिविल वॉर होगी ना। अफगानिस्तान में क्या हो रही है, सिविल वॉर हो रही है। मिडल ईस्ट में क्या हो रही है, सिविल वॉर हो रही है। ठीक है, तो दे आर अनएबल टू फाइंड अ लेजिटिमेट अपना लीगल सॉवरेन जिसके पीछे नीचे चेन ऑफ एक पीस और चेन ऑफ कमांड जो है वो स्टैब्लिश हो सके। तो ये आपने थोड़ा सा इसको डिस्कशन करना है। सवाल का एंगल ही पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो, इट्स नॉट जस्ट वन पैराग्राफ। ठीक है, और बाद में फिर आप जब सवाल करके आते हैं, हाँ जी सूडान, वेरी गुड रेहान, सूडान की एग्जांपल अभी आपके सामने। ठीक है, अभी रिसेंटली, शाबाश। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब आपने लॉक पे बात करनी थी, तो लॉक पर जो बात आपने करनी है वो हॉब्स के साथ उसको अटैच करके बात करनी है। ठीक है, कि हॉब्स कितनी स्पेस दे रहा है, लॉक कितनी स्पेस दे रहा है, हॉब्स किन बातों पर रिवॉल्ट करा रहा है, लॉक किन बातों पर रिवॉल्ट करा रहा है। ठीक है, और फिर आपने लॉक को लिंक करना था मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ कि आजकल ये जो इलेक्शंस हैं, दे आर द सॉफ्ट मीन्स टू चेंज द गवर्नमेंट, राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, और सिर्फ वो नहीं है, इलेक्शंस नहीं है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स सॉफ्ट प्रोटेस्ट भी होते हैं। आजकल डिजिटल दौर आ गया, डिजिटल वर्ल्ड में भी प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये तमाम चीजें इज बेसिकली द सिटीजंस criticism of the government और politely say revolt against the government। ठीक है, पूरी दुनिया में आप देखें ना, अभी फ्रांस में आपके सामने कितनी ज्यादा पुलिस के दरमियान और प्रोटेस्टर्स के दरमियान कितने ज्यादा मामला, वो व्हाट इज दैट। रिवॉल्ट का मतलब ये नहीं कि जब तक पूरा मुल्क जो है वो उठ के ओवरथ्रो ना कर दे, इट्स बेसिकली द पीपल्स डिससेटिस्फेक्शन विद द रिजीम। सही है, पाकिस्तान में अभी देखो ना, बर्जनिंग क्राइसिस क्या है। ठीक है, आपकी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि इफ देयर इज नो डिसीजन ऑन द इलेक्शन इन द लाइक कपल ऑफ वीक्स, वी आर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। और इस दफा आपको पता है जो लोग स्ट्रीट्स पे आएंगे ना, या ओवरऑल अगर कोई चीज ऐसी इग्नाइट हो गई, तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज नॉट गोइंग टू बी पीसफुल एट लीस्ट। ठीक है, गुस्सा है ना थोड़ा सा, चीजें आपको पता है किस स्टेज पे अभी पाकिस्तान में चल रही है। इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट इग्नाइट द फायर ना। ठीक है, एंड पीपल आर दे आर लाइक, ठीक है, माइंड्स हैव बीन मेड अप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये सवाल जी, मुझे इसका बड़ा थोड़ा अफसोस भी हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको जितना मर्जी आप कह लें। ठीक है, ये आपकी सिर्फ पर्सनल बात नहीं हो रही, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपसे पहली दफा हो रहा है, तो जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना उनके साथ हर महीने मेरा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना था। ठीक है,
और विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली 8-10 पेपर आए हैं, दरमियान में से 6 बच्चों को ये नहीं पता कि अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब आ रहा है तो क्या करना है। बच्चों ने क्या किया हुआ है, बच्चों ने मेरिट्स ऑफ वो लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री, डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री, मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल, डीमेरिट्स ऑफ, और आखिर पे 3 लाइनों में लिख दिया पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज सूटेबल है। सबसे पहला आपने काम करना है, इतनी लंबी स्टेटमेंट, इसके नंबर बनाए पहले। इसमें से 10 नंबर किसको आप देंगे, 10 नंबर तो मेरा ख्याल है पहले वाला जो हिस्सा है 10 नंबर उसके हैं, और जो पाकिस्तान में पूछा हुआ है 10 नंबर उसके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो अपना प्रोपोर्शन एलोकेट करना है वो क्या करना है, इक्वल करना है, ताकि एग्जामिनर को आप मार्जिन देना कि मुझे 20 में से नंबर दे, वो ये ना करे कि 10 में से नंबर दे। ठीक है, तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि वी हैव टू फोकस ऑन द सिमिलैरिटीज। ठीक है, और अगर वो पूछ रहे कॉन्ट्रास्ट तो वी हैव टू फोकस ऑन द डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो ये आपकी मुझे कितनी हेडिंग्स मिली हैं, 5 सिमिलैरिटीज की हैं और 5 ही डिसिमिलैरिटीज की। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए जी क्या सूटेबल है, ठीक है, इसका जो जवाब है, ठीक है, अगर हम उस पे आए तो इसमें मैं आप सब बच्चों के लिए 4 से 5 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रपोज कर देता हूँ। आपने सही है थोड़ा बहुत लिखा है, ठीक है, लेकिन बड़े हॉलोड एंड वेग आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, कन्विंसिंग चीज नहीं है। सबसे पहली चीज, नंबर 1, आप लोगों को, आप यू कैन गो बैक टू द हिस्ट्री। ठीक है, कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है वो सिंस द ब्रिटेन्स केम इन, ठीक है, तो हमारी जो ट्रेनिंग है या जिन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ प्लांट किया गया वो देवर पार्लियामेंट्री इन नेचर। और मैं इसमें एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स की वो बात हो जाएगी, लेकिन आप सब लोग उसको विटनेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। Why we were after the separate electorate? Separate electorate does exist in the parliamentary system where you accommodate different segments of the society. Why we give today minorities the 10 extra seats? Why we give 60 seats to the women? Why we are introducing the quota? Why? That is the reason कि हम unequals को equal करना चाहते हैं। सही, तो ये दिस इज समथिंग। फिर 47 से ऑनवर्ड्स हमने जो, या जब इनहेरिट किए जो इदारे, वो भी सारे क्या थे, वो पार्लियामेंट्री जो है हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी को हमने क्या किया, इनहेरिट किया। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसमें दूसरी बड़ी हेडिंग बना सकते थे आप, पाकिस्तान की सोशियोलॉजी, पाकिस्तान का कल्चर। ठीक है, और जब आपने ये कहना हो ना कि पाकिस्तान जो है वो एक डाइवर्स कम्युनिटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स कि यार एक मैप बनाओ। ठीक है, एक मैप बनाओ, रिफ्लेक्ट करो कि हाउ पाकिस्तान इज अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, व्हेन यू डोंट टेल हिम कि बलूचिस्तान में जो है वो जो छोटी पार्टीज हैं, ठीक है, आप इधर आराम से तनकीद तो कर सकते हैं कि वो नेशनल लेवल की पार्टीज नहीं है, बट व्हाई दे आर सो, व्हाई वी हैव रीजनल पार्टीज इन सिंध एंड बलूचिस्तान? उसका ताल्लुक किससे है? सोसाइटी के साथ। क्यों? क्योंकि जो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, कोई बलोच है, कोई पश्तून है, अगर आगे उनके अंदर डिवीजन है, दे आर अनएबल टू यू नो ट्रस्ट द नेशनल लेवल पार्टीज। तो उनको अपने रीजनल जो इंटरेस्ट है उनको सिर्फ रीजनल पार्टीज रिफ्लेक्ट करा सकती है। ठीक है, तो ये फिर इसमें मैप बन सकता था पाकिस्तान का, उसके अंदर आप मैपिंग कर सकते थे कि पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में मेजर वो कौन से ग्रुप्स हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के भी नाम आपको पता होने चाहिए। हमारे यहाँ सैडली बच्चों को पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, बस इसके आगे 10-12 जमातों की जो छोटी जमातें हैं जिनमें एक मेंबर हो सकता है, 2 मेंबर हो सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस या उनके इवन नाम तक भी बात नहीं पता होते। ठीक है, नॉट टू मेंशन देयर सपोर्ट बेस। नाम जब पता लगेगा फिर पता चलेगा ना कि ये वोट कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो जहां से वोट लेते होंगे वो सोसाइटी का एक सेगमेंट है, तो उस सोसाइटी के सेगमेंट को जोड़ा हुआ है हमने। सही हो गया। नंबर 3, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ एक्सपीरियंस। जी, आर एक्सपीरियंस विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारा प्रेसिडेंट, और इसमें आपने क्या करना है, आपको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए। मैंने कहा ना कि जवाब तो फिर आप बनाने पे आए ना, तो फिर जवाब तो बनता है।
फर्क पड़, अब आपका कंटेंट अभी आप लिखेंगे देखेंगे सवाल की बिल्कुल जो वो बनतर है वही बिल्कुल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 62 के कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको पता हो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपने जब लाए तो हमने उसमें क्या किया। नंबर 4, और ये सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है, और वो ये है कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये 4 चीजों को सूट करता है, 4 चीजों के ऊपर ये खड़ा है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पर्सनैलिटी वर्शिप, अथॉरिटेरियनिज्म, रूल ऑफ फोर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। और इसकी दलील लिखें डॉक्टर इल्हान नियाज की जो बुक है द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि सिंस 500 BC टिल द एडवेंट ऑफ ब्रिटेन, पाकिस्तान का ये जो खत्ता है इसने ये 4 जो फीचर्स मैंने आपको लिखवाए हैं इनको प्रैक्टिस किया है। तो इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा ना तो विद इन द डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। और उसकी एग्जांपल लिखें आप कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑलरेडी ही वन मैन शो हैं। ठीक है, मैं ये क्लास इज नॉट द राइट फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बट समडे इंशाल्लाह वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, एट सम बिगर लेवल कि ये जो पाकिस्तान में आप लोग ये जो हमारी डायनेस्टिक पार्टीज हैं हम नफरत करने लग गए इनसे, लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंट आई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मेरा बच्चों से अक्सर एक ए पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है कि एज अ पीटीआई सपोर्टर डू यू सीरियसली थिंक कि देयर इज मोर रूम फॉर द कॉन्ट्रडिक्शन और सॉरी फॉर द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ योर लीडर इन पीटीआई। ये जवाब आप सब ने एज अ अपना दिमाग उसको वो क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब है जो पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज की जगह आ रही है उसमें ज्यादा पर्सनैलिटी वर्शिप है, उसमें ज्यादा डिक्टेटरशिप है, उसमें ज्यादा स्पेस है कि आप लेस स्पेस है कि आप अपने लीडर से क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। समझ आ रही। और इसकी 5वीं मिसाल लिखें कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ही पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एब्सोल्यूटिज्म के करीब जा चुका है। मैं यहाँ बच्चों को जब पाक पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पढ़ाता हूँ ना तो मैं ब्रिटेन की और पाकिस्तान का उनको ना एक पॉइंट बताता हूँ कि ब्रिटानिया में जो हुकूमत होती है वो पार्लियामेंट से मुंतखब होती है और पाकिस्तान में भी जो हुकूमत होती है वो कहाँ से मुंतखब होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत और पार्लियामेंट इकट्ठे होते हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच डिफरेंट ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच डिफरेंट ब्रांच है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसे लगता है कि शायद इन दोनों में ना बड़ी थिन एक लाइन है। वो थिन लाइन क्या होती है कि वहां हुकूमत अपने आप को पार्लियामान से क्या रखती है, अलहदा रखती है। सुपीरियर तो बात की बात है, अलहदा रखती है। हमारे यहाँ क्या होता है, चूंकि पार्लिमानी निजाम में हेड ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसी ने क्या बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पीछे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो बेचारे या तो उनको ये श्योरिटी हो ना कि इमरान खान की जगह अगले साल कोई और बंदा पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो फिर वो उससे खुल के इख्तलाफ कर लेते हैं। तो जब तक उनको पता है कि हमने इससे इख्तलाफ किया तो अगली दफा हमें एमएनए का टिकट ही नहीं मिलना। तो यहाँ पार्लियामेंट भी अपने आप को सुप्रीम को अपना प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटेरियनिज्म होती है उसके पीछे क्या कर देती है, सप्रेस हो जाती है, सरेंडर कर देती है। सही है ना। तो हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो तो फिर वो तो खुल्लम खुल्ला आप अलाउ कर रहे हैं ना प्रेसिडेंट को कि वो हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और दैट्स इट, वो जो मर्जी करेगा। फिर टर्की की एग्जांपल आपके सामने, टर्की पर इस टाइम जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि वहां पर जो उर्दुवान ने पावर्स गेन की हैं आफ्टर द रेफरेंडम, ठीक है, वो दोज आर क्वाइट एक्सटेंसिव पावर्स। अब इधर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, सवाल करना है ना कि आप उधर जानबूझ के सवाल रेज करें। कौन सा सवाल कि जी फिर ये सब कुछ जो है ये अमेरिका में कैसे वर्क कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग तो उसमें आप बताएं कि जो अमेरिका का हिस्ट्री है वो ये है कि उन्होंने जैसे ही वो ब्रिटेन को भगाया, ठीक है, तो उनकी लैंड और टेरिटरी वास्ट थी, दे वर डिसइंटीग्रेटेड, तो दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो उनको क्या कर सके, यूनाइट कर सके। लेकिन वहां सिर्फ अथॉरिटेरियनिज्म या प्रेसिडेंशियल की पावर नहीं है, साथ स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान में जितने फ्रिजाइल इंस्टीट्यूशंस हैं आप एग्जांपल दे सकते हैं
कि जितने हमारे फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे एग्जीक्यूटिव की डोमेन क्या है और लेजिस्लेचर की क्या है। एंड वंस द लाइन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और जुडिशरी इज ओवर, यू आर द डिक्टेटर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी है, ठीक है, एक मशवरा हो जाता है ना, कंसल्टेशन हो जाती है, सही है। तो जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो कैबिनेट जो होती है वो आपके प्रेरोगेटिव पे होती है, आप यू कैन रिमूव द एनी मिनिस्टर एनी टाइम। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप उस बंदे को हटाएंगे ना, वो वापस पार्लियामेंट जाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट का भी मेंबर है। वो हो सकता है उधर जाके तो जो आपने उसके साथ किया है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो बंदा पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट पर्सन को उठा के तो मिनिस्टर लगा सकते हो, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक दें, दैट्स इट, ठीक है ना। द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान बाय डॉक्टर इल्हान नियाज। द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान बाय डॉक्टर इल्हान नियाज। अच्छा जी, अगला सवाल आपने किया है इस्लामिक सॉवरेनिटी, और इसमें मैंने साथ पूछा था कि आप लोग जो है वो कीपिंग इन व्यू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, तो दीज वर जस्ट मिंसिंग ऑफ द वर्ड्स, नथिंग एल्स। अदरवाइज इसमें सवाल का क्रक्स क्या है? सवाल का क्रक्स ये है कि आपने इस्लामिक सॉवरेनिटी बतानी है, लेकिन साथ साथ आपने क्या बताना है, वेस्टर्न जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है आपने साथ साथ वो भी बताना है, ठीक है, जिसमें आप बात कर लें कि उसका उसके साथ यहाँ पे ये फायदा है, ये नुकसान है, उसका ये उसमें ये सिमिलैरिटी है, उसमें ये डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा जी, अब एक चीज जो है वो ज़हन में रख लें कि आपने सिर्फ 4 हेडिंग्स बनाई है कि जनाब, पहली बार आपने हेडिंग बनाई है कि जी इन इस्लामिक सोवरेनिटी, अपना अल्लाह को बिलोंग करती है सोवरेनिटी, नंबर 1। नंबर 2, मैन इज वाइस चैनल ऑफ अल्लाह, नो लॉ अगेंस्ट इस्लामिक शरिया, बेनिफिट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, और फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे लग रहा है कि ये इस्लामियात का सवाल आपने किया, आपने पॉलिटिकल साइंस का सवाल नहीं किया। फॉर यू इन दिस क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग थिंग इज के सॉवरेनिटी के ऊपर देयर आर डिबेट्स विद इन द इस्लाम एंड इन द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। वहां मोनोस्टिक और प्लूरल स्कूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्लासिकल स्कूल्स हैं और मॉडर्न स्कूल्स हैं, ठीक है। और अगर आपने रिवीजन क्लास ली होगी तो उसमें हमने काफी रेफरेंसेस और कुछ चीजें डिस्कस की थी कि उधर की बात करें, इधर की बात करें। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रियली अप टू द मार्क। 4 हेडिंग्स पे सवाल खत्म हो जाता है, और 4 हेडिंग्स पे भी मुझे कोई इतराज नहीं, बट दोज मस्ट बी कन्विंसिंग, ठीक है। ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप दोबारा इसको कभी सवाल करें तो एक दफा घर जाके आप इसको री अटेम्प्ट करें, री आउटलाइन बनाएं, देन यू गोना अटेम्प्ट इट। अदरवाइज ये सवाल आ गया, यू जस्ट डोंट नो, क्योंकि आपसे बहुत अच्छे मटेरियल वाले बच्चे भी वहां पे होंगे। अच्छा जी, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाला सवाल तो आसान ही था, वोटिंग, रनिंग फॉर ऑफिस, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोटेस्टिंग। अच्छा, अब इसमें ना मतलब आपने 5-6 हेडिंग्स लिखनी है। अब मैं ये गलत नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इससे बहुत अच्छी कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। कि जी जो हमने वो चार्ट बनाया था, ठीक है, पार्टिसिपेशन का, इन नॉन पार्टिसिपेशन भी तो क्या है, पार्टिसिपेशन है, सिविल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। फिर उसमें मैनिफेस्ट पार्टिसिपेशन है, लेटेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इस सवाल में जो है वो आपके नंबर जो है वो थोड़े आएंगे, लेकिन एवरेज नंबर आएंगे, एवरेज से भी एक आधा नंबर शायद कम आए, ठीक है। या मे भी आखिरी सवाल है तो वो थोड़ा एवरेज नंबर दे दें, ठीक है जी। तो ये आपका फीडबैक है, ठीक है। और अगर मैं सारे को कंक्लूजन करूं, आपके 5 सवालों का कंक्लूजन आपको दूं, क्रक्स दूं, आपका बिगेस्ट इशू इज योर टाइम मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, इक्वल लेंथ नहीं है सवाल की, नंबर 2। नंबर 3, किसी सवाल में भी एनालिसिस नहीं है। जैसे मैंने शुरू में प्लेटो और एरिस्टोटल की बात की और एंड में मैंने सोवरेनिटी की बात की, डिबेट नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज जो कंटेंट है वो एवरेज कंटेंट है, इसको आपको बेहतर आप कर सकते हो। रेफरेंस आपने पूरे 5 सवाल लिखे किसी बुक का, किसी फिलोसफर का, किसी थिंकर का, किसी भी जगह पर, यू डोंट सीम टू बी कोटिंग समवन,
ठीक है। और आखिरी चीज आपका जो इंट्रो है, ठीक है। इंट्रो को हम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हालांकि मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि मेरा जो वाइल्ड गैस है वो ये है कि वो इंट्रो पढ़ता है और आगे वो सिर्फ ऐसे देखता है कि अच्छा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, एग्जामिनर्स आईज आर वेरी वो है, ठीक है। तो उसमें वो पिक कर लेता है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपका कोई और काउंटर क्वेश्चन हो या आपको कोई किसी चीज पे इतराज हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बाद में बच्चे कहते हैं कि वो ऐसे होता है वैसे होता है, तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, तो आप खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि साडा कोई दावा नहीं है कि ये है वो है। ठीक है, नहीं, थैंक यू सो मच। तो फॉर पेपर 2 ट्यूसडे इज द टाइम, ठीक है ना। आप इधर भी आ सकती हैं, ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ले सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नो वरीज, नो वरीज। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपका आप अपना ले लें पेज पेन, साथ साथ नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने पहला सवाल किया हुआ है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी कीपिंग इन व्यू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है। तो जी, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है वो, आपने इसको कुछ उससे स्टार्ट किया हुआ है ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन से, ठीक है। तो सिंस द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अपना इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, the most recommended reference is to quote someone from the Islamic philosophers or any ayat of Quran or anything else जो आपको उधर से मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, और आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन की स्टूडेंट्स अपनी डेफिनेशन ठीक कर ले। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है उस पूरी स्टेटमेंट की रिफ्लेक्शन को, उसकी समरी को हम इंट्रो कहते हैं। अब आपकी इस पूरी इंट्रो में देयर इज नॉट अ वन वर्ड ऑन द वेस्टर्न साइड। तो उसने पूछा क्या हुआ है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट बताएं बट कीपिंग इन व्यू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपने कहीं भी वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसको आपने जो है वो जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि सोवरेनिटी इन इस्लाम और सोवरेनिटी इन वेस्टर्न, ठीक है, तो किसी बंदे का नाम, किसी स्कूल ऑफ थॉट का नाम भी मेंशन करें व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफाइन बोथ द कॉन्सेप्ट्स, तो दैट मींस कि आपको थोड़ा इस पर भी, हाँ जी, ठीक है, बात करनी। नहीं, कोई भी रेफरेंस हो सकता है, नॉट नेसेसरीली द फिलोसफर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइन लॉ एंड जस्टिस है, मैन मेड लॉज इन वेस्टर्न है, ओबीडियंस है, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। डेमोक्रेटिक रूल है, ठीक है। कंसल्टेशन ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न सॉवरेनिटी है, उसमें मजलिस शूरा है, इसमें पार्लियामेंट है, ठीक है। तो ये सवाल आपका क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। तो आपने इन दोनों के दरमियान कहीं पर भी यू डिड नॉट इंगेज इनटू एनी डिबेट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कि सिंपल आपने उसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख दिया, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं लिखा, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों के फायदे के लिए ये सवाल दिया था कि अगर सादा सवाल आ गया सोवरेनिटी पर तो वो भी कवर हो जाएगा, और अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर भी कवर हो जाएगा, और अगर सिर्फ इस्लामिक आए तो उसको थोड़ा वेस्टर्न से वो पूछे ना भी तो आप कंपेयर कर दो ना, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता है तो फिर तो करना ही करना है, अगर वो नहीं पूछता तो आप फिर भी कर सकते हो, ठीक। और अगर सिर्फ वेस्टर्न पूछता है तो फिर भी आप एक आधी हेडिंग बना के तो उसमें आप इस्लामिक को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सर आप बात करें ना कि उधर जो हमारा एब्सोल्यूटिज्म है वो लीगल एब्सोल्यूटिज्म है, इधर भी जो कैलिफ है वो ही एब्सोल्यूट रूलर है ना, वही अनडिविजिबल इंडिविजिबल उसकी अथॉरिटी है, लेकिन उसकी सैंक्शन कहाँ से आ रही है? उसकी सैंक्शन गॉड से आ रही है, ठीक है, डिवाइन लॉ है, तो ठीक है। तो इस तरह से फिर आप थोड़ा, और दूसरा जो प्लूरल स्कूल है खास तौर पर इस्लामिक स्टेट को मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चैलेंज रहा है कि हम वो डेमोक्रेसी की तरफ चलेंगे ना, पॉपुलर सोवरेनिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ जो कैलिफ है या वो जो खलीफा वाला कॉन्सेप्ट है, उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है वो, और मॉडर्न जो नेशन स्टेट जो कि एक लीगल कॉन्सेप्ट है, हम अभी भी उसके अंदर क्या है, थोड़ा कंफ्यूज है और स्टक है। जी अलग हेडिंग भी बना जरूर बनाए, क्यों नहीं बनाए, शुरू में ही बनाए, बल्कि शुरू में ही बनाए, ठीक है। फंडामेंटल डिबेट क्या है ना दोनों के दरमियान, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है वेबर की थ्योरी आपने लिखी है,
ठीक है। एक और खातून है, मुझे अब उनका नाम नहीं पता, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उसमें ना उन केस स्टडी बनाई। मसलन जब वो कह रहा है कि हायरार्किकल लेयर्स ऑफ अथॉरिटी है, तो आप उसकी कोई एग्जांपल तो देना। ठीक है, हाँ बस वो बाद में याद आती है ना, तो वो अभी बाद में नहीं याद करनी, वो अभी याद करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ ना फॉर्मल सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप CSS PMS का जो स्ट्रक्चर है उसकी मिसाल दे सकते हैं, कोई भी और एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप बताएं, मैंने बताया भी था क्लास में, सिविल सर्विसेज एक्ट है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एक्ट है, तो आप उसकी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो आप बना रहे हो ना छोटी मोटी, ये क्या इसको बोलते हैं, ये फ्लो चार्ट वगैरह, ठीक है, तो ये प्लीज लाइनें ना थोड़ी अच्छी लगाएं ना, थोड़ा सीधी सीधी हों, हैं, ताकि वो अच्छा लगे उसको, बजाय कि वो थोड़ी बैड प्रेजेंटेशन में जाए, थोड़ा आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो सवाल है ना, इस पे तो बड़ा मायूस ही हुआ हूं मैं, कि मैकेवली वाला जो सवाल था कि व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बच्चों ने वो रटा लगाया हुआ है, एक पावर वाली हेडिंग का, ठीक है, एक वो उसके रूलर वाला, कि जी उसका प्रिंस जो है वो बड़ा ये होता है वो होता है, और डेट्स इट, इसके साथ सवाल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है, इस सवाल की ट्रिक ले लें कि मिडीवियल जो फिलोसफी थी और जो क्लासिकल फिलोसफी थी, उन दोनों में और मॉडर्न फिलोसफी में क्या फर्क है। ठीक है, मिडीवियल या जो क्लासिकल फिलोसफी है वो एथिकल है, वो मॉरल है, वो स्पेकुलेटिव है। ठीक है, वो कह लें डिवाइन सैंक्शनड है। इसका जो एनालिसिस है वो क्या है, इसका एनालिसिस है कि ये चीजों को इंपिरिकली देख रहे हैं, साइंटिफिक थ्योरी है इसकी। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली साइंस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पॉलिटिकल साइंस। तो साइंस का मतलब क्या है कि हम चीजों को जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर देखते हैं, इंपिरिसिज्म की बुनियाद पर देखते हैं, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर देखते हैं। तो इस सवाल में जो थोड़ा सा आप लोग जो रटा रटाया मटेरियल है उसको प्लीज अवॉइड करेंगे। इसका मतलब है कि फिर आपने उसको गौर से नहीं पढ़ा हुआ ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपने इस सवाल को थोड़ा सा जो है वो मेथडोलॉजी के ऊपर करना है, कि जो उसका चीजों को देखने का मेथड था ना, ठीक है, वो दैट डिफरेंशिएटेड हिम फ्रॉम हिज प्रीडेसेसर्स। ठीक है, और इसमें आप बतौर एग्जांपल जो है बच्चों को मैं बात भी करता हूँ कि आप प्लेटो को, अरिस्टोटल को, उनकी जो एथिकल फिलॉसफी है उसको भी कोट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो मिडीवियल फिलॉसफी थी, जो कि रिलीजियस फिलॉसफी थी, ठीक है, उसको भी कोट कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे थे और इसका काम करने का स्टाइल कैसा था। ठीक है, तो इस्लामिक से कंपेयर कर सकते हैं उनकी भी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैंने इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि आप मिडीवियल में चाहे क्रिश्चियन फिलॉसफी से करें चाहे इस्लामिक से करें। अच्छा जी, आगे आपने सवाल किया हुआ है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल वाला। मेरी जान, आपने सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि डाइवर्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इज सूटेबल फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैसे सूटेबल है, क्यों सूटेबल है, क्या, उसका कोई जवाब नहीं। सिंपल आपने लिख दिया कि डाइवर्स सोसाइटी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके लिए क्या है, सूटेबल है। तो ये तो इधर ही वो रिफ्यूट भी कर सकता है ना कि भाई वो तो अमेरिका भी डाइवर्स है और वो तो प्रेसिडेंशियल है। तो इसमें फिर आप, और दूसरा आपने बताया जी लोकल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैंने पहले लिखवाए हैं। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा आपको बेहतर हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छा ये तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल वाले को सिर्फ आपने इसकी, अब देखो ना आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखी, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स तो पूछे ही नहीं है, उसने पूछा ही क्या है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप करते हैं हर पेपर में। जो आपको पता होता है ना टॉपिक के बारे में, आप वो लिख के आ जाते हैं, जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है ना आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉज है। मैं अक्सर बच्चों को पहले कहता हूँ ना कि आप लोग सिर्फ वहां पर हेडिंग का नाम पढ़ते हो कि यार सवाल पार्लियामेंट्री पर आ गया है। सवाल तो जो मजरूल हक में या किसी भी किताब में आपने छापा मारा होता है, आप सारा जाके वहां छाप देते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट कि इधर वो इस स्टेटमेंट को, टॉपिक को किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। ठीक हो गया, तो अगर मैं आपका ओवरऑल आपको एनालिसिस दूं, ठीक है, तो आपका कंटेंट थोड़ा और बेहतर हो सकता है, आपकी एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी और बेहतर हो सकती है, प्रेजेंटेशन आपकी और बेहतर हो सकती है। ठीक है, और थोड़े से आप रेफरेंसेस भी ज्यादा ऐड जो है वो कर सकते हैं, और जो अपनी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी आपकी, जब 5वें सवाल पे आप आए हैं ना, तो वो थोड़ी सी पहले से क्या हुई है, डाउन हुई है, लेकिन बहुत डाउन नहीं हुई। ठीक है, गुजारा हो जाएगा, रीडेबल है। ठीक है,
और एज फार एज द लेंथ इज कंसर्न तो ठीक है, लेंथ आपकी ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज क्वेश्चन जो है वो बना देता हूँ उससे थोड़ी। और मैं आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। पीएमएस में द मेन थिंग इज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। ये ज़हन में रखें, 4 सवाल करना और होता है और 5वां करना और होता है, ठीक है। तो आपका फोकस कभी भी पहले सवाल पर नहीं रहना चाहिए। आपने जब पेपर स्टार्ट करना है ना, तो यू मस्ट बी विजनरी इनफ टू विजुअलाइज कि 2:30 हो चुके और मेरा 5वां सवाल का इंट्रोडक्शन मैं लिखना शुरू हो चुका हूँ। ये आपने पहले पेन चलाते हुए ये ज़हन में रखना है। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये ना हो कि आप पहले 2 सवाल हैं उधर बड़ा मम्मी डैडी सिस्टम चलाएं और जब वो आप चौथे सवाल पर पहुंचे पता लगे 2:35 हो गए और आप सारा पेपर का बेड़ा करके आ जाए। फिर आपने कैम्ब्रिज से पढ़ा होगा, लम से पढ़ा होगा, वकास नवाज से पढ़ा होगा या खुद पढ़ा होगा, वो दैट ऑल वुड गो इन वेन। ठीक है जी, चलो। तो ये आपका पेपर है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं है पहले? चले ठीक है। तो होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा। और मैं थोड़ा पैम्परिंग से अवॉइड कर रहा हूँ कि जी आपके पेपर करीब है तो मैं आपको शाबाश वेल डन आपने छा गए आप। ठीक है ठीक है, ये मेरे से होता ही नहीं, मतलब मैं करूँ भी ना तो मुझसे नहीं होता। सही है ना? तो प्लीज इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये नहीं है कि मैं आपको इधर कोई मैं साइकोलॉजिकल सेशन नहीं रखा हुआ है कि मोरल बूस्टिंग का सेशन है। ये जो है ऑनेस्टली वो आपका है। जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, जो नहीं है वो, ताकि अभी फिर भी 10 दिन है बंदा बैठ के तो कम से कम एक दफा अपनी चीजों को क्या कर सकता है, थोड़ा रिविजिट कर सकता है, थोड़ा देख सकता है। ठीक है, हैंड राइटिंग का भी मेरे पास एक केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। अली आप टेंशन नहीं लें, हमारे पास हर तरह का नमूना अल्लाह ने दिया है हमें। ये आ गए, ये कौन है? हुमायूं सिकंदर साहब आप हैं? ओए होए होए, क्या बात है सर। आपके पेपर की तो मैंने पिक्चर्स लगा के तो उस पे लगाना है, नाम के बगैर, हैंड राइटिंग की वजह से और दूसरा ग्रामर की वजह से। सर एक बात बताएं, आप इंग्लिश किससे पढ़ते हैं? मैं तो इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपको अभी मैं इंग्लिश की गलतियां दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको थोड़ा मजा आएगा। एनीवेज करते हैं बात, ठीक है जी। 5 पेपर हो जाएगा जी जी, वो आपको उसके पेपर के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, चले जी। अच्छा जी हुमायूं साहब, अब मैं आपका पेपर पढ़ने लगा थोड़ा सा, ताकि आपकी इंग्लिश जो है उसके बारे में आपका अगर कोई है तो वो दूर हो जाए। एरिस्टोटल क्लासिफाइज गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अचीव जस्टिस। देयर आर राइट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर राइट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। ठीक है, तो मैंने इतनी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये इंट्रो है और अभी चौथी लाइन है। इंप्रेशन एक वर्ड होता है, तो आपने एग्जामिनर के दिमाग में ये इंप्रेशन डाल दिया कि ये बच्चा जो है ना इसकी विच वर्क फॉर कॉमन इंटरेस्ट एंड देर आर रॉन्ग आर आगे वर्ड ही समझ नहीं आ रहा ना कि क्या लिखा हुआ है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच वर्क फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप अभी ये फिक्रा किसी अंग्रेजी के टीचर को भेजें, ठीक है, वो इसमें से आई एम श्योर 3 गलतियां ग्रामर निकाल रहे हैं। ठीक है, द राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, फिर आपने एक वर्ड पकड़ लिया राइट और आपने उसको पिछले 6 फिक्रों में 7 दफा यूज कर दिया। सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। you have to be थोड़ा सा 3 types of monarchy which is best in the right forms, then there is aristocracy, then there is this, then there is this, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, उसके बाद आपने एक टेबल बनाने की कोशिश की है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपने टेबल बनाया हुआ, ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ये एंड पे ये वाला टेबल। ठीक है, आपने इसके अंदर 3 गलतियां पता है आपको। एक आपने जगह गलत पिक की है। पेपर के आखिरी 4 लाइनों पर कौन टेबल बनाता है? नंबर 1। नंबर 2, आप अगर आप इसके अंदर लाइनें अपनी देखें ना, इनमें से ये लाइन देखें ना, ऐसे जैसे वो अल्लाह माफ करे पंजाबी आती है वो पंजाबी जो लफ्ज बोलते हैं दातरी ना लैन लाइए, दातरी ना लैन लाइए मेरा भाई, फुटे से लाइन लगाइए। चले ये चूंकि पंजाब का ही पीएमएस से ज्यादा पंजाबी बैठे हैं, समझ आ जाए दातरी ऐसे होती है। तो आपने ये देखें ऐसे, फिर आपने ऐसे रखा। ठीक है, तो वो ये देखें ये इधर और फिर ये इधर, ऐसा नहीं। ठीक है, और तीसरा मेरी जान, टेबल आपने कभी किसी किताब में बना हुआ टेबल देखा? वो ऐसे करके लगाते हैं, फिर अंदर लाइनें लगाते हैं, फिर अंदर वो कॉलम्स एंड रोज लगाते हैं और फिर वो बनता है।
तो ये इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन की मिस्टेक, ठीक है, कि आपका जो टेबल है वो आपने सही ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद आपने फौरन अगली हेडिंग बनाई है क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसीज, ठीक है। द वर्स्ट डेमोक्रेसी, द प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगार्कीज, फिर पॉलिटी, फिर मिडिल क्लास एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, और कंपैरिजन विद प्लेटोज डिवीजन ऑफ स्टेट्स, उसको आपने 1 पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया। तो हमने पहले भी वो जो स्टूडेंट बैठी थी उनके साथ भी बात की है कि आपने अच्छा किया, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जरा एलेबोरेट किया है, उसको थोड़ा ओपन किया, एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ ही आप प्लेटो की भी बात करें, साथ साथ ही आप प्लेटो की भी बात करें। और दूसरा साइक्लिकल थ्योरी मिस कर गए आप, जो रेवोल्यूशनरी थ्योरी या साइक्लिकल थ्योरी है, ठीक है, मैं उसको रेवोल्यूशन से ज्यादा चेंज या साइक्लिकल चेंज कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक चीज दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रही है उसका हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा अच्छा एक एविडेंस मिल जाएगा कि एक दूसरे के अंदर कैसे। फिर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई नहीं दी, ठीक है, यूके की एग्जांपल आप दे सकते थे, आप पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, केस स्टडी कोई डेवलप कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा बार बार, भाई पाक फेर हो, इस्लामियात हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मैं पंजाबी में बच्चों को कहता हूँ कि यार जो उगवाई में शेर लिखे हुए हैं ना, ठीक है, वो 14,000 कैंडिडेट है इस दफा पंजाबी का, आप 14,000 को फोन करें, उनमें से 12,990 ने उगवाई पढ़ी हुई है, आसिफ साहब की जो बुक है, ठीक है, वो उसमें किताब वाले का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, वो बेचारा जो है वो बुल्ले शाह के ऊपर आपको 10, 12, 20 शेर दे सकता है ना, लेकिन क्या बुल्ले शाह ने सिर्फ वही 20 शेर लिखे हैं? नहीं ना, उसके अलावा भी तो लिखे होंगे ना। तो ये आपकी जॉब है कि आप वो जो 10 गवाही से शेर याद किए उसके अलावा 5 कहीं और से भी करें, ताकि पेपर में एग्जामिनर को थोड़ा सा तो मोटिवेशन देना कि यार मुझे 12 नंबर दो, इसको जो है वो 10 नंबर दो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तज्जिया होता है वो सब्जेक्टिव तज्जिया होता है, बच्चा सिर्फ एग्जामिनर को जज कर रहा होता है, यार पंजाबी में इस साल बड़े कम नंबर आए हैं, पोल साइंस में बड़े कम नंबर, इसका मतलब है पूरे कैंडिडेट्स ने काम परफेक्ट किया हुआ था, इट इज कमीशन फॉल्ट कि वो बेचारे आपको नंबर नहीं दे सके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, ये पेपर में जब देखता हूँ ना तो फिर मेरा दिल करता है कि हम स्टूडेंट और कमीशन दोनों की मिस्टेक्स पर बात करें, ना कि ये हो कि हम सिर्फ किसके ऊपर बात करें, सिर्फ कमीशन के ऊपर बात कर दें अनड्यूली, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि अब अगर आपने मुझे फीस दी है ना तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो मैंने या तो फिर मेरा फॉल्ट है या आपका फॉल्ट है। तो हमने उसका तरीका टीचर्स ने क्या ढूंढा हुआ, हम झूठ बोल देते हैं अपने पैसे हलाल करने के लिए और आपको मेक यू फील बेटर, क्या वेल डन, ओवर इवेल्युएट कर देते हैं, ओवर इवेल्युएट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 45 नंबर एक बच्चे को ऐसे में दिए हुए एक टीचर ने, और वो पोल साइंस के पेपर में 6 गलतियां ग्रामर की कर रहा है, इसका मतलब है वो जिसने उसको 45 दिए ना, उसने जो उससे 30,000 40,000 लिया हुआ है ना, उसको जस्टिफाई कर दिया कि वाह आपने मुझसे पढ़ा, सो नाउ यू आर गुड टू गो। वो एग्जाम में जाता है, उस बच्चे के 7 नंबर आते हैं, तो अब उसको समझ नहीं आती कि मैं टीचर को ब्लेम करूं, सिस्टम को ब्लेम करूं, तो वो दोनों को नहीं करता, वो एक चीज को करता है, मेरी किस्मत ही ऐसी थी, ये एग्जाम ही ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ये चीजों को जरा देखना है कि ये चीजें जो है ना वो नहीं होती, ठीक है। और ये मैंने आपसे सच्ची बात की है, द पीपल हैविंग सिक्योर्ड 45 मार्क्स इन ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ उनकी 6 गलतियां ग्रामर की इंट्रोडक्शन में पकड़ी है, इसका मतलब है उसके ग्रामर के टीचर ने या ऐसे के टीचर ने उसको ओवर एवेल्युएट किया, उसको मिस्टेकन व्यू दिया, खुश करने वाला व्यू दिया, ठीक। एक सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन बाय हॉब्स और लॉक, इस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर का आपने बताया। अच्छा मेरी जान, इसमें ना आपने सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। ये स्टूडेंट सर आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि ये वी हैव 2 पेजेस, ठीक है। मैं कायल हूं कि आपने अगर हेडिंग्स नहीं देनी ना तो कोई मसला ही नहीं है, आप ना दें हेडिंग्स, कोई हदीस नहीं है। हसीब बाजवा साहब का आपको नाम शायद पता होगा, 47th कॉमन से हैं कस्टम्स में, 155 स्कोर है उनका पॉलिटिकल साइंस में, कितना उस टाइम सीएसएस में 155। एंड आई आस्क्ड हिम कि आपने क्या ऐसा किया, क्योंकि मैं भी पोल साइंस पढ़ने और पढ़ाने वाला बंदा हूँ। मैंने उस साल उनको फोन किया, मैंने कहा सर आपने क्या किया है, कोई नई किताबें पढ़ी। एक तो वो बंदा उसका रीडिंग का बैकग्राउंड था, उसने कहा जी मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया है ना, मैंने जितनी अकेडमीज में या अपने दोस्तों को देखा था ना कि ये ऐसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं पेपर में जाके मुकर गया, मैंने पेपर ही और तरीके से अटेम्प्ट किया, पूरे पेपर में मैं हेडिंग ही 2 बनाता था, 3,
पहली इंट्रोडक्शन की, अगली जो उसने पूछा होता था उसकी मेन हेडिंग, आगे छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है, और एंड पे आखिरी हेडिंग कंक्लूजन की, 3 हेडिंग्स में सवाल खत्म। तो इसी तरह आप मेरे स्टूडेंट्स को देखेंगे, एहसानुल्लाह 150, ठीक है, या बाकी डॉक्टर सालिका 2020-21 में 50th कॉमन में 139 ऑल पाकिस्तान टॉपर, उन्होंने हेडिंग्स के साथ किया हुआ था। तो ये फर्क नहीं होता, बस आपने देखा ना, अगर हेडिंग्स नहीं भी देनी तो उसको प्रेजेंटेबल तो बनाए ना, उसके अंदर पैराग्राफिंग तो करें, ताकि उसको डिफरेंशिएट तो हो ना, कि ये पैराग्राफ में और पॉइंट दिया गया और इस पैराग्राफ में और पॉइंट दिए गए। यहाँ पे बिल्कुल रिलेट करना क्या है, मुश्किल है। और ये मैं एक थोड़ी तंजिया सी बात करता हूँ तो, लेकिन इसमें असर बड़ा है कि ना हमारा नाम विल डोरेंट है, ना हमारा नाम बर्टन रसल है, कि उसने हमारी किताब खरीद के पढ़ी है। उसको इस पेपर के चेक करने का 60 रुपया 70 रुपया मिल रहा है। तो अगर आप उसको तंग कर रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग उसको तंग कर रही है, आपकी बात उसको समझ नहीं आ रही, तो ट्रस्ट मी, ही इज नॉट गोना सिंपैथाइज विद यू, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना। देखो ना, कमीशन ने इस साल कितने बच्चे फेल कर दिए इंटरव्यू में, पीएमएस में 97.6 नंबर पे भी बच्चे को फेल कर दिया, रिटर्न में उसका 750 नंबर है। तो आपने कुछ कर लिया उनका, ठीक है, तो ये तो फिर एक पेपर है और कुछ नहीं होता फिर, ठीक है। तो इसमें जी आप, मैंने पहले भी बात की है कि आप हॉब्स और लॉक, हॉब्स के ऊपर बात करें, लेकिन हॉब्स को साथ लिंक करें किसके साथ, लॉक के साथ, ताकि दोनों जो हैं वो, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन है वो एक हैंड इन हैंड चलता है, साथ साथ चलता है, ठीक है। मैकियावेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन मिडिवल टाइम्स, ये अच्छी हेडिंग सी, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, द प्रिंस इज नॉट बाउंड टू मोरालिटी, founder of the concept of modern nation state, the emphasized importance on diplomacy, realistic and pragmatic attitude toward politics, importance of power। ये 6 स्टेटमेंट्स पे आपका सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही अगर सवाल आ जाता कि वो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, तो फिर भी आपने कितनी हेडिंग्स बनानी थी? मोर और लेस यही बनानी थी कि कोई चेंज करनी थी? वो जो उसका प्रिंस की जो फिलॉसफी है ना, जो प्रिंस को वो देता है, प्रिंस वो को भी उसके वो ऊपर ज्यादा है। आ जाती। अब मेरा आपसे सवाल है कि वो जो प्रिंस को जितनी भी फिलॉसफी दे रहा है, वो किस स्कूल ऑफ थॉट से दे रहा है? लुक एट द थिंग्स द वे दे आर, नॉट द वे दे ऑट टू बी। प्लेटो का प्रॉब्लम क्या था कि ही वाज मोर अपना ऑन टू द थिंग्स द वे दे ऑट टू बी, होना कैसे चाहिए, ये कैसा था, चीजें होती कैसी हैं, ठीक है ना। तो ये फिर आपको डिफरेंस करना है, आपने उसकी अप्रोच पर बात करनी है कि उसकी अप्रोच इंपेरिकल थी, ऑब्जर्वेशनल थी, एक्सपीरियंशियल थी। ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा ना, ऊपर आप ये 5-6 जो हेडिंग्स आपने दिए ये आप दे भी देंगे तो उससे आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और एक वर्ड बोलते हैं हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ना, आप अपने सवाल में हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप रिफ्यूट करेंगे उसने मिडिवियल और इस क्लासिकल फिलॉसफी को क्या किया था, रिफ्यूट किया, ठीक है। मिडिवियल और क्लासिकल फिलॉसफी को रिफ्यूट करके तो फिर उसने बुनियाद रखी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की। और आपको चाहिए था आप इसमें हॉब्स की भी बात कर जाते कि जो चीजें मैकियावेली ने शुरू की थी, पावर पॉलिटिक्स और एम्पिरिकल और मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ठीक है, वो प्लेटो ने उसको अपना, हॉब्स ने उसको क्या किया, हॉब्स ने उसको 1 स्टेप आगे रिफाइन किया, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी में आपने हेडिंग बनाई है जी, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, मैन हैव डेलीगेटेड अथॉरिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ डिवाइन लॉ। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आपने पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की है, प्लूरलिस्ट सोवरेनिटी और मोनोइस्ट सोवरेनिटी, लेकिन किसी जगह पर भी आपने इन दोनों को कंपैरेटिवली लेकर चलने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस सवाल में सीधा सीधा पूछा हुआ है, क्लियरली पूछा हुआ है कि डिस्कस द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन कीपिंग इन माइंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो इसका मतलब यही था कि बात आपने इस्लामिक पर ही करनी थी, लेकिन अंदर आप फिर बच्चों को मोनोइस्टिक और प्लूरल के फिलोसफर्स का नहीं पता, ठीक यार, आप उसको जेन ऑस्टन की बात करें ना, आप उसको थॉमस हॉब्स की बात करें ना, ठीक है, आप उसको रूसो की बात करें ना, ठीक है। तो ये इन चीजों से पता लगता है ना कि इस बच्चे ने क्या की हुई है, रीडिंग की हुई है, इस बच्चे को जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल आपने किया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ठीक है। पार्लियामेंट्री के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं,
कि हेड ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ डिफरेंट होता है, कैबिनेट और अच्छा ये आप सब बच्चों ने ना मुझे ये समझ, ये आपका कंटेंट ये कहाँ से आया है, ये कंटेंट कहाँ से आया है आपका, ये मजरूल हक से है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का जब डिफरेंस लिखते हैं आप ये क्यों कहते हैं कि उसमें प्राइमरी डिफरेंस एग्जेक्टिव उधर 2 होते हैं और इधर 1 होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि वहां पर एग्जेक्टिव कहाँ से आता है, पार्लियामेंट से आता है, यहाँ पर एग्जेक्टिव कहाँ से आता है, डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, चाहे वो इलेक्टोरल कॉलेज से आए जो भी है, लेकिन उसका पार्लियामेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये पहला डिफरेंस है। बाद में आएगा कि उसमें 2 एग्जेक्टिव होते हैं, इसमें 1 एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दी, ठीक है, बेनिफिट्स भी बता दिए, लेकिन जो पूछा हुआ है वो नहीं बताया। क्या हाल है, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में जो था, जो आपने कहीं से याद किया हुआ था, वो आपने सारा लिख दिया, लेकिन जो स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि बच्चा जब बाहर आके कंप्लेन करता है ना, उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि भाई आपको एग्जामिनर ने तो नहीं कहा ना कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसके अलावा जो मर्जी लिख दो तो मैं जवाब ठीक कर दूंगा। क्या ख्याल है, ऐसा नहीं होएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो उससे आपने पूछा है वो आप लिख के आए। और उसने पूछा क्या था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ना इसमें कहीं कंपेयर हुआ है, ना इसमें कहीं कंट्रास्ट हुआ, और आखिरी पोर्शन तो आपने किया ही नहीं, पाकिस्तान वाला ना, वो तो आपने किया ही नहीं। ठीक है जी, ये आपका पेपर है, और योर पेपर इज द बेस्ट पेपर टू शो द स्टूडेंट्स कि हैंड राइटिंग डज मेक द डिफरेंस। ठीक है, ये मैं अभी आपको शजरा का पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग कोई बाइसनेस छोड़ के, कोई बाइसनेस नहीं, आई डोंट नो हर इवन, मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता वो कौन है, और आपका भी मुझे, ये आप इधर ही आए हैं ना, तब मैंने आपको देखा, पहले मैं आपको नहीं जानता। बट बड़ी सिंपल बात है, ये 2 पेपर आपके सामने, ठीक, आप मुझे बता दें कि एज एग्जामिनर आपके ऊपर इंप्रेशन, गलत लिखा सही लिखा वो बाद में देखेंगे, इंप्रेशन किस चीज का है, सही है, ठीक है। आप आखिरी अपना पेज देखेंगे, ये देखें, आप मुझे बताएं, इधर कोई थर्ड बच्चा जो है जी, आप इधर क्यों थर्ड बच्चे से पूछें कि ये कितना रीडेबल है, रीडेबल कितना है। यार जब एक चीज रीडेबल ही नहीं है तो उसकी क्वालिटी कैसे जज करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस रखना है कि इससे फर्क पड़ता है। और मैं बच्चों को अभी भी हम क्लास में कहते हैं ना, मैं लोगों को कहता हूँ 4 लाइनों वाली कॉपी, मुझे खुद शर्म आ रही होती कि बच्चे कहेंगे सर हम इतने इतने बड़े हो गए, आप हमसे स्कूल वाला काम करा रहे हैं। देयर इज नो अदर वे टू चेंज योर हैंड राइटिंग ना, कंप्यूटर से तो नहीं हो सकता, एआई भी नहीं हो सकता, चैट जीपीटी भी ठीक नहीं कर सकता। इट इज अ फंडामेंटल कोर स्किल। तो ये फर्क डालती है, सही है, ये फर्क डालती है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा जो है, तो यार लेंथ की बात नहीं होती, बात ये होती है ना, इंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ से क्या फर्क पड़ता है। एंड पे 5वां सवाल हर बंदे का गंदा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बाकी के 4 सवालों में तो आप उसका ज़हन बना चुके होते हो ना कि यार मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, ये मैं बात करूँ। अगर आपका पहली लाइन से इंप्रेशन ये बन रहा है तो फिर प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है। चले जी, जी शजरा आप अपना माइक ऑन कर लें, जी आप अपना माइक ऑन कर लें, मैं अलाउ कर रहा हूँ यहाँ से। कोई और बच्चा प्लीज अपना माइक ऑन नहीं करेगा। जी शजरा आप अपना माइक ऑन कर लें, विल स्टार्ट जी इन अ मिनट। सर। जी जी, आप एक तो अपना पेन पेंसिल ले लें, ठीक है, साथ साथ चीजें नोट डाउन जी करते सर, हैं। जी ठीक है। अच्छा आप एक तो इसमें ना रेफरेंस लेकर आए, ठीक है जी, जी सर। एलमेंट का, वर्बा का, सिडनी का स्टार्ट में, और ओके सर। उनकी कोई कोटेशन जो है वो उसमें ऐड करें। ये थोड़ा सा खुश्क सवाल है ना, ठीक है, तो इसमें जरा हमने थोड़ा क्रिस्प ऐड करना है। अच्छा आपने अगली हेडिंग बनाई हुई है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो कोशिश करें उसके साथ कुछ वर्ड यूज करें कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या डिफाइनिंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या एक्सप्लेनिंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इस वर्ड का आप क्या ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ओके सर। हाँ ये अच्छा था आपकी डायग्राम, इनपुट और आउटपुट थ्योरी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये अच्छा है। इसको बस ना इसकी जगह आप थोड़ी चेंज करें प्लीज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी पेपर
जो बॉटम आपका पेपर का उसको इतना ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। उसकी जगह पर आप जो मिडल है, ठीक है, या टॉप साइड है, या ये वाली पूरा हिस्सा है, इसको ज्यादा यूज करें रादर देन के आप इसको यहाँ पर बनाएं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है ओके आपको, सर। ठीक है। अच्छा जी, मॉड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको कहूंगा कि आप एक पैराग्राफ ऐड करें जी, कि जी सर। रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वन, उसमें सिर्फ 4-5-6 लाइनों का भले पैराग्राफ बना दो, ठीक है ना। तो इट विल ओके सर। ऐड सम मोर, इसमें थोड़ी सी और चीज अच्छी हो जाएगी। ओके सर। अच्छा, कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन में आपने साइनिंग पिटीशन और पार्टी एक्टिविटी, ग्रुप पार्टिसिपेशन, राइटिंग लेटर्स, और अनकन्वेंशनल में जी बाइकॉट, ये वो दिस दैट। लेकिन इसमें अब आपका पेपर अच्छा पेपर है, तो मैं अब आपका जो वो है ना, उसको क्या कहते हैं, इसमें चीज मिस है ना, वो सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी चीजें ठीक है आपकी, लेकिन आप इसमें ऐड करें, एक आध केस स्टडी ऐड करें, ठीक ओके है। सर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इलेक्शन का रिजल्ट शो कर दें, पाकिस्तान का बता दें कि इतने % लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप अमेरिका में ना वो जो पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स, ठीक है, यस आप सर। उनका डाटा शेयर कर दें कि आखिरी दफा ऐसे हुआ। अब बाइकॉट की एग्जांपल देनी है, या सिर्फ कोई, तो बड़े शरीर में हमने वो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। फिर सबसे बड़ी बात, वो जो नहीं था अमेरिकन हिस्ट्री में, क्या नाम है उसका, मार्टिन लूथर किंग, यस इन्होंने सर। सिविल राइट्स मूवमेंट, उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल टेक्निक्स का भी यूज किया था। अगर किसी की यूएस हिस्ट्री है तो उसको आइडिया होगा, ठीक है, कि वो बसेस का भी कोई बाइकाट होता था, कभी वो स्ट्रिप्स बांध लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे। तो दीज, और आप इस तरह का इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऐड कर ले, जरा थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा हो गया आपका। सर आई थिंक मैंने हर हेडिंग के नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है। सॉरी, सर जो हेडिंग्स है ना, जैसे बाइकॉट या साइनिंग पिटीशंस, तो उसके नीचे ही एग्जांपल लिखी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल से ज्यादा जब आप उसको एलेबोरेट करेंगे ना एक एग्जाम्पल को, ओके। तो वो ठीक है सर। हाईलाइट होके एग्जामिनर को थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देगी, एंड दैट वुड गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। मतलब सर जैसे हेडिंग लिखी है तो उसके नीचे ही जरा एलेबोरेट करके लिखते हैं हर जी हेडिंग की। जी जी, नहीं, नॉट नेसेसरली हर हेडिंग में, किसी जगह पर सिर्फ एग्जांपल दे के आगे गुजर जाए, और किसी जगह पर जहां ओके। पर आपको अच्छा कंटेंट हो उसको आप कोई टेबल फॉर्म में बना दें, किसी जो है वो, उसमें जो आप उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, किसी चार्ट की फॉर्म में, किसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप उसको बना दें, ठीक है ठीक। सर। हाँ हाँ, डन हो गया। और ये एंड पे आपने अच्छा किया, लिख दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये अच्छी अच्छी निशानी है ये, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल आपने किया हुआ है ब्यूरोक्रेसी वाला, तो ठीक है जी, उसमें आपने डेफिनेशन भी दे दी है, टास्क स्पेशलाइजेशन, इम्पर्स। अच्छा, एक चीज और शजरा मैं आपको कहूंगा आपने अवॉइड करनी है, जी ये, सर। हैव यू सीन कि आपने हेडिंग कहाँ पे दी हुई है, जी सर। द जी लास्ट सर। लाइन, ठीक है। किसी भी पेपर में आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो आखिरी 2 लाइनें हैं उसमें हेडिंग से अवॉइड करना है, ठीक है। वो ओके सर। हाँ, वो सर मिस वैसे हो जाता अगर 2 लाइन्स छोड़ दें, मतलब ब्लैंक छोड़ है। दें, नहीं, अगर हेडिंग बनानी छोड़ने है आगे। छोड़ने का क्या फायदा, उससे बेहतर नहीं है आप एक आधी लाइन, इतने लफ्ज होते हैं आप लोगों के पास, तो एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दे उसी टॉपिक के बारे में, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये आपने हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बनाई है ना, तो ये आपने बॉटम टू टॉप बनाई है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें इसको टॉप टू बॉटम बनाएं, क्योंकि जो ओके सर। हायरार्की होती है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे को फ्लो होती है, ठीक है। जी। अच्छा, मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डी मेरिट्स। अच्छा, आपने इसमें पाकिस्तान की हेडिंग ऐड करनी थी, कि मैं इधर हेडिंग लिखें कि मैक्स वेबर्स थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, कंपनी की मशहूरी के लिए एक पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल का, ठीक है। तो अच्छा जी, इसमें ना आपने, ये मैं आपके सामने एक चीज रखना चाह रहा हूँ, आपने ना बताया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल क्या होता है और पार्लियामेंट्री क्या होता है। ये देखिएगा जरा, ये नजर आ रहा है आपको, ये टेबल आपने बनाया, याद होगा जी आपको। सर। अब जी अब जी। जी, तो आई एम श्योर कि आपका जो सोर्स है, जी आपका जो सोर्स है वो बड़ा
एक मिनट, ये कोई हरमन साहब है, उनका माइक जो है ना वो जी। तो ये देखिए, अब आपने कहा जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो होता है जिसमें एग्जेक्टिव जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और इधर आपने लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जेक्टिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट। ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्चुअली ये ओके बात सर। क्या है, करेक्ट है, बट कंसेप्चुअली ये बात गलत है। कंसेप्चुअली क्यों गलत है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एग्जामिनर को प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में फर्क समझाने की कोशिश की है, यही किया जी है ना। सर। जी लेकिन आप जी। ये भूल गए कि आपने चौथा कलमा सुना दिया उसको। जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि एग्जेक्टिव पार्लियामेंट्री में फ्यूज्ड होता है, यानी कि वो पार्लियामेंट से आता है, तो फिर जी ये कैसे बताएंगे कि वो दो होते हैं या एक होता है। पहले उसका ओरिजिन बताएंगे ना कि एग्जेक्टिव आता कहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जेक्टिव कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, बट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम executive is elected independently of the parliament. So that is the fundamental difference between parliamentary system and presidential system. ओके सर। ठीक है। हाँ, इसमें कोई हमारा भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जहां से हमने पढ़ा होता है, क्योंकि वहां वैसा ही लिखा होता है। तो हम, आपका बैकग्राउंड नहीं है ना इसका, पॉल साइंस का क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेडिकल फील्ड है। बस ठीक है, आपका कसूर नहीं है ना, क्योंकि आपको तो जो इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज क्या कर लिया, जी याद कर लिया। ठीक है। तो अच्छा, ये अच्छा था, ये दैट्स गुड। ठीक है, ये थैंक चीज यू। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वीटो पावर, इलेक्शंस और कंपैरिजन हो गया। ठीक है। तो विच सिस्टम सूट्स फ्रॉम पाकिस्तान, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, from the view of international arena, parliamentary system suits the most in case of Pakistan। जी, आपने वो हेडिंग्स लिखी है जो मैंने पहले लिखवाई है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों सूटेबल है, उसमें आप क्या क्या बात कर सकते हैं? जी सर लिखी है। जी। तो आपको लगा है कि अगर वो इन जो आपने कंटेंट दिया हुआ है इसके साथ अगर वो भी ऐड हो जाए तो दिस पार्ट वुड बी मोर और अच्छा हो जाएगा ये। जी सर। और पाकिस्तान का प्लीज मैं दोबारा कहूंगा आप सब बच्चों को, नूर आपको भी, सब बच्चों को जो अपेयर हो रहे हैं, यार कुछ चीजें होती हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ कि उनको जंबील कहते हैं। आपकी जंबील के अंदर वो चीजें होनी चाहिए जिनका ताल्लुक डायरेक्ट किसी चीज से नहीं होता, लेकिन वो आपके काम आती है। जैसे कि मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, मैप ऑफ वर्ल्ड, तो ये किसी भी पेपर में काम आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर आप इसमें पाकिस्तान का जो मैप है उसको भी बना सकते हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान की जो जोग्राफी, सॉरी सोशियोलॉजी है, जो हमारी कल्चरल डिवीजन है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ओके ठीक, सर। क्लियर होगी बात। ठीक है। जी अच्छा जी, ये सवाल आखिरी जो है ना, इस पे थोड़ा आपने मायूस किया है। ये सवाल था कि मैकियावेली एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम आर्ग्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। जब वो पूछा है उसने कि व्हाई मैकियावेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें हमने क्या बात करनी है, इसमें हमने दलाइल देनी है ना। व्हाई का मतलब है कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि उसने ये कहा, उसने अगर ऐसा कहा तो क्यों कहा, एंड व्हाट मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम द मिडीवियल फिलॉसफी एंड द क्लासिकल फिलॉसफी। ओके सर। ठीक है। मसलन आप पहली बात कर रहे हैं चाइल्ड ऑफ रेनाइसा है, ठीक है, सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, ये भी बात ठीक है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ये भी ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फोकस ऑन एक्शन देन थ्योरी, ये 7 हेडिंग्स हैं आपकी। ठीक है। लेकिन इन 7 हेडिंग्स को जब तक आपने इसकी फाउंडेशन ये बिल्ड नहीं करनी कि वो एम्पिरिसिज्म की बात कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो ही इज टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट द थिंग्स द वे दे आर, नॉट द वे दे ऑट टू बी, वो इनकी बात कर रहा है, तो फिर आपको जो है इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस नहीं है। आप एक दफा बैठ के, तो जो मैकियावेली का सवाल है वो वैसे आ भी सकता है, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर जो है उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा और रीड आउट कर। ठीक है। ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, इट इज अबव एवरेज पेपर। ठीक है। इट इज अ गुड पेपर। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा और जो छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस की इनको एड्रेस करें, तो देर आर चांसेस कि इंशाल्लाह आप एक अच्छा स्कोर जो है, अबव एवरेज जो स्कोर है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर।
जैसे सर एक बात पूछना है, जो आपने हम्म। मैकेवली में कहा है, इसमें ना मैंने थोड़ा-सा शो किया कि जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो वो मैंने उसके आगे मॉडर्न के आगे और पॉलिटिकल साइंस, तो वो वाली चीज़ ठीक है या वो नहीं बनानी? मतलब नहीं वो ठीक, थोड़ा-सा जो नहीं 4-5 सेकंड में। नहीं वो ठीक है, वो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो आई होप कि इट हेल्प्स। ठीक है, यस, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी नौशीन। जी सर। अच्छा जी, आपका आप पेज पेन ले लें साथ। जी सर। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाला है, एरिस्टोटल वाला, राइट? जी जी जी। अच्छा जी, इसमें ना आप जो अपनी ओपनिंग लाइन है ना, वो मैंने इसमें बात की हुई है कि आप एक कंक्लूसिव और जेनेरिक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें कि आप बताएं कि उन दोनों का एम क्या था। their intellectual or academic aim was basically to find out the best probable organization for human management or for the human happiness। सही। ठीक है, और दोनों लोगों ने कोशिश की कि वो एक आइडियल एंड प्रोबेबल स्टेट्स का तस्वुर दुनिया को दे के जाएं। जी। और उसके बाद आपने जो सारा इंट्रो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन जी एक सर। चीज, हाँ जी, एक चीज और है कि आपने इसमें ना पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर प्लेटो को एक दफा भी मेंशन नहीं किया, जबकि स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिटली पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय एरिस्टोटल अलोंग विद कंपैरेटिव एनालिसिस विद प्लेटोनिक डिवीजन। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा गैप आ गया। सर मैंने, मेरा ख्याल है थोड़ा सा एंड पे एक लाइन में शायद मैंने थोड़ा सा कोशिश किया बताने की कि ज्यादा डिफरेंस नहीं था अच्छा, क्लासिफिकेशन में बस। नहीं वो यही तो बात है कि आपने कहा ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर आप इसकी बजाय यू कुड हैव कम विद विद कंक्रीट समथिंग ना, कि जिससे जी जी। पता चलता कि क्या डिफरेंस है, ये कौन सी चीजों पर वो दोनों एग्री करते हैं, तो वो दैट वुड जी। हैव बीन मच बेटर। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा जी, आपने अगली हेडिंग दी है कॉन्स्टिट्यूशन। जी सिर्फ सर। सिर्फ वर्ड लिखा हुआ आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन। जी सर। ठीक है, तो क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का? तो कोई मतलब नहीं होता ना, आप इधर बता देना कि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये अच्छा था, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अच्छा था, क्राइटेरिया फॉर गुड और बैड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अच्छा था, क्लासिफिकेशन ऑफ आगे पता, हाँ ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये भी अच्छा था। ठीक है, तो डिवीजन ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लिखी है, इसमें वो साइक्लिकल थ्योरी भी मेंशन कर दें प्लीज। जी सर। हाँ, ताकि वो एक बना के ना, जिसको आप कहते हो वो एक साइकिल सा, वो मैंने तो उस, बनाया हुआ है आगे। जी उसको भी आप मेंशन कर दें तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, वो आपने एंड पे बनाया है। ठीक है, लेकिन आप फिर वही बात होगी ना कि आप अगर इसको पहले बना के फिर आप प्लेटो के साथ ही उसको डिस्कस कर देते ना, जी जी। तो वो जरा सवाल की ना मेन चीज ये कि आप स्टेटमेंट के फोकस करें कि वो क्या पूछ रहा है। जी। क्योंकि जो किताब में लिखा होता है ना, ये जो आप नोट्स बनाते हो, वो एक्सप्लेनेशन होती है ना सारे टॉपिक। लेकिन जब स्टेटमेंट आती है तो आपने अपनी किताब को भी भूल जाना होता है, अपने नोट्स को भी भूल जाना था, आपने फोकस करना होता है कि अब ये जो पूछ रहा है मैंने वहां से सिर्फ वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकती है, जो इस स्टेटमेंट को बैक कर सकती है। जी सर। ठीक है। लाजमी नहीं कि जो तरतीब आपके नोट्स में चीजों की है वही वहां पर पेपर में भी होगी। ओके सर। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपने किया हुआ है हॉब्स और लॉक के रेवोल्यूशन वाला। जी सर। ठीक है, तो अच्छा, एक इसमें आपकी ग्रामर की भी मिस्टेक एक दो आई, लेकिन ये नहीं आनी चाहिए कि इनडिफरेंट एंड पीपल अकॉर्डिंग गिव अप, अकॉर्डिंगली आएगा मेरा ख्याल है, अकॉर्डिंग नहीं जी आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ना आपने एंड पे बात की कि लॉक्स थ्योरी गिव मोर ग्राउंड्स टू पीपल टू रिवॉल्ट बिकॉज दे डिडंट गिव अप ऑल देयर राइट्स बट द राइट टू स्प्रेड एंड इन्फोर्स नेचुरल लॉज। तो इसमें मैंने आपका जो फीडबैक है उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट, यानी कि आप एक्चुअली बताएं कि वो कौन से राइट्स थे जिनकी वजह से वो कह रहा था कि ये चीजें कर ओके सर। सकते। अच्छा, ये दिस वाज गुड, जो ये बहुत अच्छा था।
ठीक है, जी ये सर। ये बड़ा अपीलिंग भी है और बड़ा क्लियर है, इसमें क्लैरिटी बहुत है। जी सर। और उसके बाद ये लॉक वाला भी अच्छा था, आपने लॉक का बनाया हुआ ये वाला। जी सर। और अ, जी आपने ना एक मिस्टेक की हुई है, आपने क्या लॉक एडवोकेट्स पॉपुलर सोवरेनिटी, तो ये एक फर्क नोट कर ले आप लोग। हॉब्स advocated legal sovereignty, Locke advocated political sovereignty, and जी Rousseau advocated popular sovereignty. ओके सर। अ, बाकी ये आपकी ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। और लेकिन आपने ना एंड पे जब कहा है ना कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोल्यूशन, आखिरी जो जी क्वेश्चन था, जी सर। इस पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सवाल पूछा ही रेवोल्यूशन पे है ना। जी सर। तो अब आप, मैंने जो पहले भी बात की बच्चों से, कि आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऐड कर लें। जी ठीक? सर। आप अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लें, आप मिडिल ईस्ट की एग्जांपल ले लें। आप इवन जब लॉक, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपने जो हॉब्स क्यों लिखा बेसिकली, उसमें इंग्लिश सिविल वॉर चलती थी, ठीक है ना, तो मल्टीपल फैक्शंस थे, और वो तमाम फैक्शंस पावर को क्या करना चाहते, टैप करना चाहते। तो इस बैकड्रॉप में, तो इसीलिए फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेवोल्यूशन ये है, अगर आपका एक गवर्नमेंट फेल हो गई, एक सॉवरेन फेल हो गया, तो उसका मुतबादल तबाही है फिर, या तो फिर जब तक कोई और पावर ना आ जाए, तो वो उस जी सारा पीछे का जो प्रोसेस होगा लॉलेसनेस हो जाएगी, आप वापस हॉबियन स्टेट ऑफ नेशन में चले जाएंगे। इस पे आप थोड़ा सा फोकस और कर सकते ओके सर। हैं। अच्छा, इसी तरह आपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी और इस्लाम वेस्टर्न वाला किया हुआ क्वेश्चन, तो मैं जी आपका सर। इसको ना इंट्रो पढ़ के देता हूँ, जरा आप इसको जरा गौर से देखिएगा। जी Islamic सर। concept of sovereignty is very different and unique in terms that it declares Allah the only God to have all sovereign authority in the world. But the real question arises when comes the matter as how to exercise that authority on earth in disposed of affairs in state. So there are multiple schools of thought about it as how who will exercise the authority given by Allah. ठीक है? जी और सर। as the modern world concept of sovereignty is concerned, it's challenging for Muslims to align their concept with modern dynamic concept of sovereignty. ठीक है, जी सर। हालांकि उस एक्सप्लिसिटली पूछा हुआ है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी पर बात कीपिंग इन व्यू द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, जी सर। इसमें ना आर्ग्यूमेंटेशन चाहिए। आर्ग्यूमेंटेशन क्या होती है ठीक कि जब आप कॉज एंड इफेक्ट देते हैं, ठीक है, जब आप एक चीज को बात करते हैं, उसके पीछे आप स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जी आपने सर। कंपैरेटिव होकर लिखना था। आप और आपने कहा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, तो इंट्रोडक्शन इज द जी बेस्ट प्लेस जहां पर आप लिख सकते थे कि मोनोइस्टिक स्कूल है, प्लूरल स्कूल है, क्लासिकल स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है। थोड़ा सा उससे जरा एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे की रीडिंग शीटिंग जो है वो क्या है, जी वो। सर। अच्छा, एक मशवरा और आपको दे रहे हैं कि जब भी आपने डेफिनेशन देनी हो, जैसे कि आपने ये दी हुई है व्हाट इज सॉवरेनिटी, और या जो भी है, तो इसको जी कोशिश सर। करें, अगर आप ऊपर ब्लू से दे रहे हैं तो नीचे इसको ब्लैक से, जी सर। ठीक है, मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी जरा। और बाकी, अच्छा आपने मेरा ख्याल वर्कशॉप अटेंड की थी। जी सर, मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी। अच्छा, वो फिर आगे सारे मैंने वही रेफरेंसेस। रिवाइज की हुई थी आउटलाइन सी। जी 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 ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें प्लीज आप थोड़ा सा ना डिबेट में एक आधा जगह पर जरूर इंगेज हो जाएं, जहाँ पर एक सीरियस किस्म का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो कि सॉवरेन का सोर्स क्या होता है, सॉवरेन की लिमिट क्या होती है, और वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहती है, और इस्लामिक फिलोसफी क्या कहती है। ठीक हो जी गया। सर। अच्छा, वेबर का जो क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपने पहले अपना ब्यूरोक्रेसी पर बात की है, फिर उसकी काइंड्स बताई हैं, फिर आपने उसका वो फ्लो चार्ट बना दिया, वो थोड़ा दायरा लगा के निकाल दिए, वो ठीक है। ठीक है, और हायरार्की जो है वो भी आपने अच्छी बनाई है। ये हायरार्की की मैं पहले दे रहा था ना एग्जाम्पल, कि आप बताएं कि हायरार्की, तो ये देखें, ये फ्लो चार्ट, इसको सही प्रॉपर जो है ना, ये चीज उसको समझ आएगी एग्जामिनर को कि ये इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो दैट्स गुड। और आप थोड़ा सा प्लीज, मैंने अभी बात की, एंड पे आप तज्जिया करें कि जो थ्योरी है इसका पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के जी साथ क्या सर। था। वो आपने पहले भी मेरा ख्याल मैंने बात की। जी सर।
अच्छा जी, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल वाले सवाल में पता नहीं मजरुल साहब से हमने क्या लेना है, ठीक है। जी बहुत सर। जल्दी हमने उनको फोकस कर लिया, मतलब फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल बता दिए आपने, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री बता दिए, मेरिट्स बता दिए, डीमेरिट्स बता दिए, ठीक है। और एंड पे आपने पाकिस्तान की जो बात है वो कहाँ पर की है, मेरिट्स मेरिट्स मेरिट्स, यानी कि 8 पेजेस गुजर गए, ठीक है। जी और अभी दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स खत्म नहीं हुए, हालांकि इनमें से कुछ भी नहीं लिखना था, आपने बताना है सीधा सीधा। आप भले 4 पॉइंट उठा ले सिर्फ, ये पेपर में ना टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, जब आप वो लिखोगे ना जो वो पूछ रहे तो टाइम पूरा होगा, और जब आप वो लिखेंगे जो आपके दिमाग में और आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट और पिन इट, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। आपने कितना ज्यादा लिखा है, इस सारे की बजाय आप सिर्फ 5 हेडिंग्स बना देते ना, कि ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों सिमिलर है, ये वो 4 पॉइंट्स है जिस पर दोनों क्या है, मुख्तलिफ है। डिस मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है आपका बहुत ज्यादा ये इतना टाइम और पेजेस जो है ये क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, उसकी बजाय आप किसी और चीज को अच्छा टाइम दे सकते हैं, जैसे कि विच सिस्टम इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें आपने कॉलोनियल लेगेसी, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी एंड हेटेरोजेनिटी, 3 बातें की हैं। आप प्रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस की भी बात कर सकते जी हैं, ठीक है। सर। और पाकिस्तान का जो मैप है, डाइवर्सिटी वाले जो आर्ग्यूमेंट है उसमें भी आप वो भी बना सकते हो, जी सर। ठीक है। अब आइडली आइडली बात करूं तो यू शुड स्कोर मोर देन एवरेज, मोर फार मोर देन एवरेज, ठीक है, ठीक है। तो इट्स गुड टू गो, ठीक है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये आप बस सर थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पूछा गया हो उस पर फोकस कीजिएगा, तो यू आर गुड टू गो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छा पेपर है। सर ओवरऑल बता दें कि कौन सी 2-3 चीजें इंट्रोडक्शन के अलावा जिन पे फोकस किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि आपको कंटेंट आपका ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग भी खराब नहीं हुई, और टाइम आपने मुझे नहीं पता कितना लिया है क्योंकि वो आपने जी ऊपर सर, मेरे मेंशन नहीं टाइम लास्ट क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा, ये प्रेसिडेंशियल वाले में बहुत लेंथी हो गया था, किया। टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो बस आप अपनी आर्ग्यूमेंटेशन पे फोकस करें, जी सर। और ये सिर्फ पोल साइंस में फोकस नहीं करना, ये एसे में भी जरूरी है, ये पाक अफेयर में भी जरूरी है, ये इस्लामियात में भी जरूरी है, हर पेपर में जरूरी है। जी सर। अच्छा सर, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो वाला, अरिस्टोटल की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हम प्लेटो की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह हम प्लेटो अरिस्टोटल की फोकस करते हैं। तो इसमें मुझे प्लेटो का थोड़ा आइडिया तो था कि उसने डिवीजन की है स्टेट्स की, लेकिन उस तरह से पढ़ी नहीं हुई थी जैसे अरिस्टोटल की है। तो उसकी हम्म, ओलिगार्की पे क्या ओपिनियंस हैं, डेमोक्रेसी पे क्या है, मोनार्की हम्म। पे उसके क्या ओपिनियंस है प्लेटो के, वो पता थे। नहीं, अच्छा, मेन चीज दोनों का ये है ना कि एम वो था ना कि वो जस्टिस की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर रहा है, जी जी। ठीक है, ये लॉ की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर रहा है। जी जी। और तो मतलब प्लेटो इन्हीं को ना चीजों को पकड़ ज्यादा के मुझे। कंसर्न, प्लेटो को ज्यादा कंसर्न जो था ना, ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूँ, क्वांटिटेटिव साइड पर प्लेटो को ज्यादा इख्तलाफ नहीं था ना, प्लेटो ज्यादा उस साइड पर गया है, वो जी अरिस्टोटल ने ज्यादा फोकस किया है। जहां पर दोनों लोगों का कोर कॉमन फोकस रहा है वो ये था कि गवर्नमेंट का वर्चू क्या होना चाहिए, जी सर। क्योंकि हर गवर्नमेंट रिफ्लेक्शन है किसी वर्चू की। ऊपर अगर अरिस्टोक्रेसी है ना, तो जी नीचे सर। आपकी जो लोगों की वो जो है कोर वर्चू है वो फिर क्या है, वो एपिटाइट है या वो वेल्थ है, सही है। अगर जी ऊपर ऊपर जो डेमोक्रेसी है या कोई भी और गवर्नमेंट है, तो वो किसी न किसी ह्यूमन नेचर के अंदर मौजूद किसी वर्चू को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हाँ, तो इस पे फिर आप थोड़ा सा जरा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चले, तो और भी आपका क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको हो सकता है एक्सपेक्टेशन भी होती है ना कि मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, ये उतना अच्छा नहीं है, या मैं बहुत लो एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने जी कोशिश सर। की मैं फेयर मार्किंग करूं। और सबसे अच्छी बात ये कि मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो जो जी। बाइसनेस का थोड़ा बहुत एलिमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। वो एलिमिनेट हो जाता है, ताकि फेयर जो है वो एक थर्ड ओपिनियन आपको मिले, एंड दैट्स द रियल पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि थोड़े माइल्ड वर्ड्स में ही तारीफ करूं, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना ओवर रेट नहीं होना चाहिए बंदे को, वो भी मुनासिब चीज नहीं होती, ठीक है। जी सर, तो थैंक आप यू सो अपेयर हो मच। रहे हैं इस साल? जी सर, मैं अपीयर हो रही हूँ। चले चले, गुड लक गुड लक, थैंक यू सो मच। आई होप इट हेल्प्ड, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, शजरा जफर का भी हो गया है। उमर नवाज है हमारे साथ, उमर नवाज, उमर नवाज।
उमर फारूक, उमर नवाज एंड उमर फारूक। हाफिज मोहम्मद उमर साहब हैं, बड़े उमर नाम के बच्चे बड़े आए हैं हमारे पास हैं जी। हाफिज मोहम्मद उमर साहब, उमर नवाज और तीसरा कौन है, उमर फारूक। क्या ये 3 बच्चे हैं हमारे पास? जी उमर फारूक। जी सर। जी उमर, आप अटेम्प्ट दे रहे हैं इस दफा? जी सर। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? ये 4 मंथ हुए हैं सर। 4 मंथ्स हुए हैं तो आपके सही है। अच्छा, एक तो ना कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में ना आप अपना पहला सवाल देखेंगे ना जो आपने किया हुआ एरिस्टोटल वाला, जी सर। इसमें ना नंबरिंग से अवॉइड करें। अंदर जो आपने सब हेडिंग्स बनाई हुई है ना इंट्रो के अंदर, जी सर। हाँ इससे कोशिश करें कि थोड़ा अवॉइड, ओके सर। ठीक है। और दूसरा ये है कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ना डिटेल में थोड़ा सा उसकी लेंथ और बढ़ाएं, ठीक है सर। ताकि जो टोटलिटी, जिस तरह अब आपने इसमें प्लेटो वाला मेंशन नहीं किया हुआ, थोड़ा सा एंड में बस आपने एक बात की है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और लिखते ना 2-3 लाइनें, तो इंट्रो की लेंथ भी ठीक हो जानी थी। ठीक है अच्छा, सर। आपने सेकंड नंबर पर हेडिंग बनाई है कॉन्टेक्स्ट, जी सर। तो किस चीज का कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं आप? सर एरिस्टोटल और प्लेटो की दोनों की जो इन्फ्लुएंस थी उनके बारे में। हाँ, तो फिर कंप्लीट हेडिंग बनाए आप, ओके सर। कॉन्टेक्स्ट ऑफ फलां, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वो अक्सर बच्चों को ये होता है कि वो समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं एग्जामिनर भी वैसे ही सोच रहा है। ओके सर। अच्छा, फिर आपने ये एक टेबल बनाया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वाला, जी सर। ये देख रहे हैं आप? जी सर। तो ये मेरा ख्याल है, आप देखें ना, ये आपने साइड पे भी ये इधर लिख दिया है और बड़ा तंग सा टेबल बनाया है। इसको थोड़ा ओपन कर लें, पेजेस भी आपके थोड़े, मेरा ख्याल है पेजेस थोड़े थोड़े से छोटे हैं, है ना? जी सर। हाँ, इसको थोड़ा आप बेहतर कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, फिर आपने मेरी जान ये सिर्फ ये आपका पेज मिसिंग है, नहीं पेज भी मिसिंग नहीं है। अब आपने सिर्फ इसमें से मोनार्की को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, जी सर। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका सवाल खत्म हो जाता है और आगे आपका अगले पेज पे कंक्लूजन है, ये इस तरह से है, ठीक है। जी सर। ये सवाल कंप्लीट तो नहीं है ना, आपने तो सिर्फ मोनार्की पर बात की है, ठीक है। और इसमें आप ठीक। उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, डन हो गया। तो ओके सर। सारी जो उसकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उन सबको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके सर। एक का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक ठीक है। है सर। हाँ, और प्लेटो के साथ आपने कहीं पर भी इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं किया होगा, या उसके साथ उसको नहीं देखा आपने, ठीक है। ओके सर। अच्छा, दूसरा ना एक और चीज किया करें कि हेडिंग्स को नंबरिंग दिया करें, जिस तरह आपने ये देखे ना इंट्रो से पहले ये एरो लगाया हुआ है, तो जी अगर आप सर। इसकी जगह पे बाहर वाली जो हेडिंग्स है उनको 1 2 3 में लेके जाए, और जो अंदर सब हेडिंग्स बनाते हैं उनको ABC या वो रोमन वाला जो होता है उसमें लेके आ जाए, ओके सर। ठीक है। अच्छा, फिर आपने अगली फिर वही मिस्टेक की हुई है कि आपने कॉन्टेक्स्ट की बात की है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज जी का सर। कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो पूरी हेडिंग मुकम्मल बनाए, ओके सर। ठीक है। अच्छा, आपने फिर इसमें जो मैकेवली वाला क्वेश्चन था, आपने इसमें सिर्फ क्या किया है कि जो हेडिंग्स आपने मैकेवली की याद की हुई है ना, ये कहाँ से तैयार किया हुआ आपने हेडिंग्स वाला सवाल, सॉरी मैकेवली वाला सवाल? सर ये जो है वर्ल्ड टाइम की बुक है वहाँ से। अच्छा, चले, तो अब उसमें देखें ना कि आपने एक तरफ लिख दिया फियर एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्रिंस मस्ट रिलाई ऑन मर्सिनरीज, फॉक्स एंड लाइन, ये तो उसकी पावर पॉलिटिक्स के सारे पॉइंट्स है ना। तो सवाल तो ये पूछा ही नहीं हुआ, सवाल क्या पूछा हुआ है कि व्हाई मैकियावेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से कोई जी। एक आर्गुमेंट आप मुझे ऐसा दिखाएं जो उस स्टेटमेंट को बैक करता हो, ठीक है।
तो गोल्डन जी। रूल याद रखना है कि व्हाट वी नो अबाउट द टॉपिक एंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, टू डिफरेंट थिंग्स। ओके सर। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चन किया है। जी सर। अच्छा जी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉवरेनिटी देने की इतनी जरूरत ही नहीं थी। ठीक ओके है। सर। अच्छा, और ये कंक्लूजन आ गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉवरेनिटी देने के फौरन बाद ये देखें ना, कंक्लूजन आ गया है। जी सर। ठीक है, तो आपको आइडिया है ना कि आपने चीजों को थोड़ा काफी हद तक गड़बड़ किया हुआ है। जी सर, आइडिया। तो मैं इसलिए ज्यादा भी वो बम्बास्टिक नहीं करना चाह रहा बात, कि आपको ये फील ना हो कि सर ने मेरा मोराल डाउन कर दिया। नो 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 सर। हाँ, लेकिन ये कि ये दिस इज जो पूछा हुआ है वो आपने लिखा ही नहीं है कहीं पर भी, आपने इस्लामिक और वेस्टर्न सोवरेनिटी की बात नहीं की। जो आपने अब यहाँ पर आता है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो अच्छे बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज है इस पेपर के थ्रू कि यार जब आप कंटेंट तैयार करते हो ना, तो तब आप ढूंढते हो इजी सॉल्यूशन, कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसमें 8-10 हेडिंग्स लिखी हो। लेकिन जब पेपर की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो फिर वो जो बुक का कंटेंट होता है ना, वो सब स्टैंडर्ड बुक का, वो आपको हेल्प नहीं करता कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। फिर आपको लगता है कि यार मेरा टॉपिक तो कवर था, लेकिन मेरे उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो एवरी टाइम वी ब्लेम द एग्जामिनर फॉर नॉट गिविंग अस मार्क्स, लेकिन जो हमारे एंड पर करने का काम है वो हम कितना अच्छा करते हैं, उस पर भी हमें जी। करना चाहिए। ठीक है, और आई कैन बी डिसऑनेस्ट विद यू कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला मैकेवली वाला, इसमें अगर वो स्ट्रिक्ट मार्किंग करे तो वो आपको बहुत थोड़े नंबर देगा, 25% मार्क्स देगा बस। ओके सर। ठीक है ना, इन 2 सवालों में खास तौर पर। ठीक है, और वेबर वाला ठीक है। अब ये देखें, एक फ्लो चार्ट आपने ये बनाया है। जी सर। ठीक है, और वो फ्लो चार्ट इधर देंगे, एक एक ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, और कहाँ पर गया है हमारा जी, अभी जरा इन टर्म्स ऑफ नीटनेस में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ नीटनेस में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन 2 चीजों को प्रेजेंटेशन के एतबार से देखें, ठीक है जी, अगर आप इन 2 चीजों को प्रेजेंटेशन के एतबार से देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। जी सर। ठीक है, देखें, एक भी बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स के साथ ना साइज में एक है, ना उसकी लाइन की तरतीब में एक है। ठीक है, और ना ही जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई क्या कहते हैं ना, एक नीटनेस है कि जिसको देख के बंदा थोड़ा बेहतर हो जाए कि यार चले यार एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो ये हमें नीटनेस जो है वो तो मिली है ना। डन हो गया। जी सर। ठीक है, तो उमर, आपको मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं आपका अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ कि आपको अटेम्प्ट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पर एज फार एज द पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, ठीक है, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। ओके सर। वेरी पोलाइट एंड जेंटल वर्ड्स आई एम यूजिंग, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। और पेपर 2 के लिए ट्यूसडे ऑफ कोर्स। ओके सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, उमर नवाज नहीं है हमारे साथ, डू वी हैव उमर प्रेजेंट नवाज? सर। यस सर। अच्छा उमर साहब, आप पहले, आपकी कॉल आई है लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, चलें उमर, स्टार्ट करें फिर हम लोग। जी सर। अच्छा जी, तो आपकी कौन सी अटेम्प्ट है जी ये? सर मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। पहले आपका पोल साइंस था, जी सर। तो क्या स्कोर आया आपका? सर पेपर 1 में 58 थे और पेपर 2 में 68। 68 थे। तो आप अब उससे बेहतर आप अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि और क्या चीजें आपने की हैं कि जिससे आपका स्कोर और बेहतर होएगा? सर मैंने ऐसा जो है ना, जब पिछली दफा अटेम्प्ट दी थी तो सिलेबस जो है वो कंप्लीट कवर नहीं कर सका था। सिर्फ पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने और सिलेक्टिव तैयारी की थी। ठीक है तो इस दफा मैं मजीद तैयारी के साथ जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें मैं पहला सवाल आपका चेक करने लगा हूँ या फीडबैक देने लगा हूँ, वो है इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जी सर। ठीक है, अब इसमें आपकी सेकंड नंबर हेडिंग है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेन करें कि प्रेसिडेंशियल क्या होता है और पार्लियामेंट्री क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद
सर आपने ना देखिए एक चीज थोड़ा सा ख्याल करें कि ये देखें, आपने ये वाली हेडिंग जो है ये मार्कर के साथ दी हुई है, जी ये नंबरिंग आपने पेन के साथ दिया हुआ है। इसी जी तरह सर। इसी तरह आपने ये हेडिंग नंबर जो 3 है इसको आपने पेन के साथ दिया हुआ है, जी सर। और ये हेडिंग नंबर 4 जो है ये फिर मार्कर के साथ है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मैं बता रहा आपको कि बस क्या हो जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि आपका ना एक कंसिस्टेंट बिहेवियर हो ना, कि आप आपका एक पैटर्न है भाई चीज को करने का, राइट सर। आप फिर उस राइट पैटर्न के मुताबिक ही चले। ठीक है। राइट सर। और ये जो आप सब हेडिंग्स बना रहे हो ना, ये जो सब पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, ये देखें ना 1 जी सर। 2 3, ये इनको कोशिश करें ये अंदर लेके जाएं, मेन हेडिंग बाहर रहने दें, जो सब हेडिंग्स बनानी है या सब पॉइंट्स मेंशन करने उनको हाशिए के अंदर लेके आए, यहाँ पर ऐसे इस राइट तरह सर। से एक तरतीब में। ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है। और गवर्नमेंट सूटेबल फॉर पाकिस्तान, एथनिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज और पॉपुलेशन, आपने ये 4 चीजें करके बात खत्म कर दी है। ठीक है। तो इसमें आपने शुरू में ज्वाइन किया हुआ था जब मैंने वो बच्चे को पॉइंट्स लिखवाए थे कि आपने इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स देने हैं? नो सर। अच्छा, इसमें हमने बात की थी कि आपने एक तो हिस्टोरिकल लेगेसी की बात करनी है, एक ठीक हमारा है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम ट्रेन हुए हैं शुरू से, ब्रिटेन के बाद से। जी ठीक है। सर। दूसरा हमारा प्रेसिडेंशियल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें हमारे साथ क्या हुआ, 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जी ठीक है। सर। और तीसरा हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ऑलरेडी ही एब्सोल्यूटिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म को सूट करता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ फिर प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होगा वो मोर ऑफ इट वुड बिकम मोर ऑफ अ सिविलियन डिक्टेटरशिप। ठीक है। याद है भुट्टो साहब जो थे, उनका जो रूल था उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप इमरान खान साहब का ये जो दौर गुजरा हाइब्रिड रिजीम वाला, इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब सर भी ये हमारे यहाँ, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम से? मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि आपने बात करनी है कि सिस्टम पार्लियामेंट्री को भी बेहतर करने की जरूरत है, बजाय कि हम प्रेसिडेंशियल की तरफ सोचें। राइट सर। राइट। क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी चीजें थोड़ी लूप होल्स आते हैं ना, तो उसका जो फायदा मिलता है, जो एडवांटेज मिलता है, वो एक पर्सन को मिलता है। ठीक है। राइट सर। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो पर्सन बाय द एंड ऑफ द डे हेड ऑफ पार्टी होता है और उसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। यस सर। ठीक है ना। तो ये फिर आप इस तरह से थोड़ा इसको बात कर सकते हैं। सर ओवरऑल तो हमारा जो हम फेवर देंगे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को देंगे अपने। ये मेरा मेरा नहीं है ये काम, मेरा काम ये है कि मैं एज अ पर्सन पार्लियामेंट्री सिस्टम के ज्यादा हक में हूँ। जी तो सर। इसीलिए फिर मैं जो आपने भी दलील पार्लियामेंट्री को ही दी हुई है, मैं भी पार्लियामेंट्री के ही हक में दलील दे रहा हूँ। अगर आप में से ठीक। किसी ने लिखा होता कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो हो सकता है मैं उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सपोर्ट में भी क्या दे देता, आर्ग्यूमेंट्स दे देता। लेकिन इट्स नॉट माय जॉब टू मेक अप योर माइंड कि आपने प्रेसिडेंशियल को बेहतर लिखना है या पार्लियामेंट्री, क्योंकि वो हर बच्चे की अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। ठीक है। But if ठीक। I personally would write down, so I would write in favor of parliamentary because I have more arguments, convincing arguments in the support of parliamentary system rather than the presidential system. ठीक है। राइट सर। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है आपका एरिस्टोटल वाला आपने किया हुआ है। अच्छा जी सर, सर। आपके पूरे पेपर में कोई किताब का रेफरेंस नहीं है, किसी फिलोसफर का रेफरेंस नहीं है, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का रेफरेंस नहीं है, किसी अच्छे राइटर का रेफरेंस नहीं है। ये बात आपको मैं जरा पहले बता दूं। ठीक है। ठीक है। तो कोशिश करें, शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जी ठीक है, सर। वो उसने नीचे मेंशन की होती है कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तो वो हमने पढ़ी तो नहीं होती, लेकिन वहां से हम 1 2 3 4 किताबें जो हैं उनको उठा के, तो हम अपनी जो बात है उसको करने के अंदर थोड़ा वजन वेट ऐड कर सकते हैं किसी भी पेपर में। राइट सर। अच्छा सर, ये बच्चों को मैं पहले भी बात कर रहा था, ये देखिए, ये एविडेंस है कि अभी हमने पहले भी पेपर चेक किए, 3 पेपर्स पहले और चौथा ये, जिनके अंदर बच्चों ने क्या किया, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरनी, ओलिगार्की को सिर्फ 2-2 लाइनों की वेटेज दी है। और इफ यू रिमेंबर माय रिमार्क्स ड्यूरिंग द हमारी रिवीजन वर्कशॉप, आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं और उसके नीचे सिर्फ क्या लिखते हैं, 2 लाइनें लिखते हैं। तो वो बात अगर बच्चों को लगता है कि टीचर्स हमें डरा रहे होते हैं, बट दिस इज द एविडेंस। और पहले भी वो जो शुरू में बच्ची का पेपर चेक हुआ, तो ये अगेन एविडेंस है कि हम लोग
फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का जो सवाल है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि इसमें सर आपने जो भी एक लिया है ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जी सर। उसके ऊपर पूरी डिबेट करें कि वो क्या होती है, क्यों बनती है, उसके पीछे वर्चूज क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन होगी और एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है। राइट सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड की भी कोई एग्जांपल ऐड कर लें कि आजकल जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है वो किस तरीके से है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। अच्छा जी, हॉब्स और लॉक का, अच्छा सर ये आपने, मैं पहले भी शायद बताया था, ये देखिए आपने आखिरी जो लाइन है ना इसके ऊपर एक हेडिंग बना दी है। तो जी कोशिश सर। करें किसी भी पेपर में आखिरी लाइन पर हेडिंग ना बनाया करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो उसने फौरन अगला सफा ऐसे करना होता है। ठीक है, तो उसको फिर पीछे भूल जाता है कि पीछे क्या बात हुई थी। ठीक है सर। हाँ, अच्छा फिर ये देखिए आप, ये yet another एग्जांपल, आपने अगर ये चीज बनानी है इसके साइड पे, तो आपने पिक किया है आखिरी 6 लाइनें, 8 लाइनें, तो वो सारी ना खिचड़ी पक गई है, हाशिए के बाहर भी आप चले गए हो और थोड़ा गंद भी बच गया। तो बजाय आप इसको ऐसे करने के, अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा शुरू कर लेते तो यू वुड हैव मोर स्पेस टू फ्रीली एक्सप्रेस योरसेल्फ। राइट सर, ठीक है। और अच्छा जी, इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सवाल तो आपका, आपने टाइम मेरा ख्याल है आपका खत्म हो गया था, राइट? जी सर। है ना? तो ये जी। आपने ये एक पेज ये लिखा है दोनों साइडें और एक साइड ये लिखी है, तो इधर आपके पास जो कंटेंट था वो था लेकिन टाइम नहीं था। तो ये अगेन इट इज अ लर्निंग लेसन कि पेपर में आपने चूंकि 5 सवाल करने, तो फिर आपको थोड़ा यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर टाइम एलोकेशन कि आपने किस सवाल को कितना टाइम एलोकेट करना है। ठीक है? राइट सर। जी सर। ठीक है, आई होप जी इट हेल्प्स। मैंने कोशिश की है कि आपके जो इश्यूज बताए जा सकते हैं, जिनको समझाया जा सकता है इतने कम टाइम में, वो हम समझ लें ताकि आप पेपर्स देखें तो फिर अपने आप को और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो नो मच। नो वरीज, नो वरीज, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास हाफिज मोहम्मद उमर साहब हैं। अच्छा अच्छा, मीनवाइल अगर आप में से किसी भी बच्चे का, जो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप इनबॉक्स में मुझे भेजें, तो फिर मैं साथ साथ जो है ना ये इनका खत्म करके तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी ले लूंगा। ठीक है, अच्छा जी, पहला सवाल है जी, मैकियावेली इज कंटेम्परेरी, अपना सॉरी, इज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, आपका फीडबैक भी मैंने यही दिया हुआ है कि आपको फोकस करना है यहाँ पर कि उसकी एम्पिरिसिज्म के ऊपर, ठीक है, उसकी रियलिज्म के ऊपर, ठीक है, उसकी जो साइंटिफिक अप्रोच है, वैल्यू फ्री अप्रोच है, सब्जेक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये वर्ड्स के ऊपर सवाल कंस्ट्रक्ट करना है आपने अपना। ये मैकियावेली की जो वो है, क्या उसको कहते हैं, जो उसको साबित करना है कि वो, हाँ, ठीक है। तो आप बजाय के ये देखें ना, इवॉल्व्ड आइडिया ऑफ सेकुलर स्टेट, या इससे पहले आप उसको बताएं कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ अपना क्या नाम है जी, उसका वो कैसे चीजों को देखता है, उस बुनियाद पर ये सवाल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रायोरिटी टू रैशनल मीन्स रादर देन पेसिमिस्टिक डिसेप्शन ऑफ नेचर, प्रिंस को ये मशवरे दिए हैं। ठीक है, स्टेट को ये कर दिया है, फोर्स यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये अच्छे नंबर में आपको नहीं लेके जाएगा। अच्छा नंबर आपको ऊपर, आपने शुरू में कोशिश करें कि एग्जामिनर के माइंड में पहुंच जाए ना कि वो चाह क्या रहा है, बट व्हाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो आप इसमें मिडिवल फिलॉसफी और इस्लामिक फिलॉसफी और जो क्लासिकल फिलॉसफी है उसको साथ साथ जानबूझ के बताएं कि ये जी ओल्ड फिलॉसफी थी या मिडिवल फिलॉसफी थी, ये बात उसने डिफरेंट की है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आप जैसे बच्चों को, मेरा अच्छे बच्चों को मशवरा है कि आप इंट्रो के फौरन बाद आप एक हेडिंग बना दें, पंगा ही करना है ना, पंगा करें। आप उसको बताएं कि जो डायनामिक्स हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के और क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस के, उनमें क्या डिफरेंस है। जब वो डिफरेंस एक पैराग्राफ में बता दिया, उसके ऊपर मैकियावेली को बिल्ड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ईज क्रिएट करनी है अपने लिए।
अच्छा जी, अगला सवाल था रेवोल्यूशन वाला। एक तो यार ये जो हेडिंग है ना, ये जी इसको बाहर लेके आए। अच्छा, वन को बाहर ले बाहर ये मेन हेडिंग सबको बाहर ले आए और सब हेडिंग्स को अंदर ले आए, ठीक है। और अच्छा, कोटेशन का मैंने बताया भी, कोटेशन आप थोड़ा ऑड कलर से दें, ब्लू ब्लैक से दे दें और दरमियान में थोड़ा वो जी जी गैप दे दें, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, ठीक है, ये ठीक है इसमें, लेकिन केस स्टडी नहीं है जी। केस स्टडीज थोड़ी बना दें कि जी मॉडर्न वर्ल्ड में ये क्यों बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं कि आप थोड़ा बता देना कि जो उसकी रेवोल्यूशन है वो आज के दौर में वो कैसे कैसे, हाँ वो जो हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की या इन कंट्रीज की, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव डिवीजन है, क्वांटिटेटिव डिवीजन है, ठीक है, ये भी बात ठीक हो गई। अरिस्टोटल गोल्डन मीन कंपैरिजन विद प्लेटोस थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्चूज के ऊपर भी डिस्कशन हो गई है, ये ठीक है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये आपने बड़ा जल्दी इसको खत्म कर दिया, ठीक है। चौथा सवाल आते आते आपने थोड़ी सी क्वालिटी आपकी थोड़ी डाउन हो गई है, तो इसमें मेरा ख्याल आप स्कूल ऑफ थॉट्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, उसको सामने रख के ना। इससे सर पता क्या है, पेपर आपका चेक होना है किसी डिपार्टमेंट में, तो जिस डिपार्टमेंट में भी जाएगा वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ही होएगा, तो वो सारी जिंदगी वो थेरीज और चीजें कर करके ना उनके दिमाग में फिक्स होती हैं चीजें कि यार अगर सोवरेनिटी पर बात होती है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप ऑस्टिन के बगैर, हॉब्स के बगैर, मोनोस्टिक, इन चीजों के बगैर आप कैसे बात कर सकते हैं। और ये सवाल तो हमने बड़ी डिटेल में अपनी रिवीजन में भी किया था, सोवरेनिटी वाला, इस्लामिक वाला खास तौर पे, वो थोड़ा वीक होता है बच्चों का, तो जी जी जी। और ये क्या है, माओइज्म एंड लेनिनिज्म, ठीक है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बड़े कम बच्चों ने सवाल किया, मेरा ख्याल सिर्फ आपने ही किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मेरी जान, पेपर में आपने ये ब्लंडर नहीं मारना, आपने ये सवाल सबसे पहले करना था, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास इस पर और अच्छा भी कंटेंट था, बट टाइम ना होने की वजह से आप इसको नहीं कर सके। ये बात ध्यान में रख लें, जो सवाल आपको लगे कि थोड़ा सा मुझे अच्छा आता भी है और थोड़ा सा ऑड वन आउट है, ठीक है, जिसमें आप अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो आप पहले नंबर पर करें, दूसरे नंबर पर करें, क्योंकि उसको 5वें नंबर पर जब आप धकेल रहे हैं ना, तो वो फिर चीजें ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें ना, कुछ 1 2 4 दिन और प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपको ओवरऑल फर्क पड़ेगा, सिर्फ पोल साइंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आपका क्या स्कोर था? हाँ, फेल हो गया था, ठीक है, तो इस दफा फेल नहीं करना, कोशिश करनी है 140 135 140 की गेम जो है ना वो आने, ठीक जी जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। ले जी ऑनलाइन